हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साथियों इस जीएस पेपर 5 के कंप्लीट वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले मेंस पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। जो यूपी पीसीएस का जीएस पेपर 5 है, हमने जीएस पेपर 6 पे तो काम कर ही रहे, उस पर की वीडियो आ चुकी है और ये संभावित महत्वपूर्ण प्रश्न है मेंस के, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो लोग डेली आंसर राइटिंग का सेशन करते हैं उनके लिए तो ये रिवीजन क्लास हो जाएगी, ठीक है, रिवीजन क्लास। और जिन साथियों जो नए हैं, ठीक है, तो यूपी स्पेशल के लिए आपको बता दें कि यहाँ पे यूपी स्पेशल में जब आप देखेंगे पेपर 5, ठीक है, तो पेपर 5 को अगर आप मोटा मोटी अगर देखेंगे तो इसमें पोर्शन है मेंस में हिस्ट्री, ठीक है, और यहाँ सोसाइटी, आर्ट एंड कल्चर, उसके बाद से पॉलिटी और गवर्नेंस, उसके बाद इसमें हेल्थ वगैरह है और बाकी अदर 2-3 टॉपिक्स हैं। तो पहले मेन टॉपिक जिसमें हम बात करना चाह रहे हैं हिस्ट्री को लेकर, ठीक है, हिस्ट्री और सोसाइटी, इससे रिलेटेड आज आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे जो मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस कंप्लीट वीडियो को देखिएगा और देखने के बाद से नोट्स जरूर बना लीजिएगा। नोट्स के लिए आपको बात करें तो आपको जब टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, वहाँ से आपको चीज़ें मिल जाएंगी। और यहाँ से आपको हिस्ट्री की ये कंप्लीट इंपॉर्टेंट जो है आपको क्वेश्चंस का जो मेंस के लिए है इसका रिवीजन आपको यहाँ पे मिलेगा। फटाफट 1 बाय 1 करके हम लोग इस सारे मेंस के क्वेश्चंस को देखेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन है जो दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और क्वेश्चन रिपीट होते हैं इसी थीम पे, इसलिए आपको ये चीज़ बता दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के क्रांतिकारियों का भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान का मूल्यांकन करना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे 19वीं सदी में जो उत्तर प्रदेश पुनर्जागरण है उसके स्वरूप पर प्रकाश डालना है, ठीक है। तो दोनों मेंस के क्वेश्चन, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फटाफट से इस क्वेश्चन को देखते हैं, फिर बाकी चीज़ आपको वीडियो क्लास में बता दी जाएंगी। अब यहाँ से इस प्रश्न को जब देखेंगे तो उत्तर प्रदेश से, ठीक है, जो क्रांतिकारियों का भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान है उसको मूल्यांकन करना। यूपीपीसीएस में 2021 में पूछा भी जा चुका है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो सकता है। तो एक तो क्वेश्चन पूछता है कि 1857 में बताइए योगदान, ठीक है, उत्तर प्रदेश का। उसके बाद से पूछता है कि 1857 में सिर्फ जो महिलाएं हैं उनका योगदान बताइए, महिलाओं का। ये पूछ रहा है आपसे कंप्लीट, यानी भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में उत्तर प्रदेश के योगदान के बारे में बात करता है। तो चलिए इसके सबसे पहले परिचय को देखेंगे और इसमें आप देखेंगे जितने सारे स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड जो सारी चीज़ें उन सबको हम लोग 1 करके इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसके परिचय में क्या हो जाएगा, सबसे पहले परिचय देखते हैं कि उत्तर प्रदेश भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन और भारतीय राजनीति का केंद्र रहा है। उत्तर प्रदेश की भूमि ने स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में अनेक महान व्यक्तित्व दिए हैं जिन्होंने देश की स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अपने निजी जीवन का बलिदान कर दिया है। जिनमें से कुछ क्रांतिकारियों का योगदान निम्नलिखित है। यानी जब हम बात करते हैं दोस्तों कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष, इसमें उत्तर प्रदेश से न केवल आप देखेंगे यहाँ पे पुरुष बल्कि महिलाएं ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और स्वतंत्रता संग्राम का हर एक फेज में, ठीक है, चाहे 1857 की क्रांति हो या भारत छोड़ो आंदोलन से लेके सविनय अवज्ञा आंदोलन में, वहाँ पे बढ़ चढ़ के महिलाओं ने हिस्सा लिया है। उन सब के बारे में 1 बाय 1 करके देखेंगे कि उत्तर प्रदेश से कौन कौन से क्रांतिकारी कहाँ से किस तरीके से हिस्सा लिए। तो सबसे पहला देखेंगे मंगल पांडे का नाम आता है। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब, राव कदम सिंह, मौलवी लियाकत अली, बेगम हजरत महल तथा बख्त खां, इन सभी लोगों ने 1857 की महान क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध गतिविधियों को अंजाम दिया, ठीक है। तो अब इनके बारे में अगर थोड़ा सा आप स्पेसिफिक जाना चाहें जिनके बारे में, तो थोड़ा पॉइंट करके आप लिख सकते हैं कि मंगल पांडे कहाँ से, ठीक है, मेरठ से जो 57 के विद्रोह को आगे लेके चले, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, ठीक है, तात्या टोपे के बारे में, नाना साहब के बारे में। तो इन सब चीज़ों को आप थोड़ा करके बता सकते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन आप देखें किसमें 250 शब्दों में, लगभग 200 शब्दों में 12 नंबर का पूछा हुआ है, तब अगर 8 नंबर में है तो 125 शब्दों में आपको लिखना रहेगा। तो थोड़ा सा ब्रीफ करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अगला पॉइंट है मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली ने इस आंदोलन में मुस्लिमों का नेतृत्व किया और उन्हें आंदोलन से जोड़ा, ठीक है। तो ये 2 नाम भी याद रखें। गाजीपुर जिले के स्वामी सहजानंद सरस्वती ने ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना कर किसानों को ब्रिटिश नीतियों के विरोध के लिए संगठित किया। इन पे अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। स्वामी सहजानंद, ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं। तो देखेंगे इनके बारे में कि इन्होंने ऑल इंडिया लेवल पे किसान सभा गठन की जिससे किसानों को एक साथ लाए। अगला नाम है राम मनोहर लोहिया को, जिनके बारे में देखेंगे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सह संस्थापक सदस्य थे। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त रेडियो का संचालन किया, ठीक है। अगला नाम देखेंगे हसरत मोहानी, जो कि एक उर्दू शायर थे। इन्होंने ही इंकलाब जिंदाबाद का नारा लोगों को दिया। चित्तू पांडे का नाम बलिया से आता है, जिन्हें बाग भी कहा जाता है, बलिया का बाग।
ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के विरुद्ध बलिया में समानांतर सरकार की स्थापना की थी। सारे पॉइंट आप लिखने के बाद अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे। अगला है गणेश शंकर विद्यार्थी। गणेश शंकर विद्यार्थी ने पत्रकार के रूप में स्वतंत्रता की अलख जगाने का कार्य किया। इन्होंने असहयोग आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ठीक है, बाकी अन्य नामों में अगर देखेंगे चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल आदि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े थे। तो क्वेश्चन की बेसिकली डिमांड क्या थी कि पूरे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो इनके संघर्ष थे उनके योगदानों को बताना था। तो आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जहाँ से आप स्टार्ट करें स्वतंत्रता संग्राम को, वहाँ से स्टार्ट करते हुए इन सारे पर्सनालिटी के नाम के एक बार देख लेंगे, आप पॉइंट आउट कर लेंगे, आप लिख देंगे, फिर बढ़िया से कंक्लूजन करके इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, जो दूसरा क्वेश्चन उसको फटाफट से देख लेते हैं। 19वीं शताब्दी में, ठीक है, सदी में अगर बात करें उत्तर प्रदेश पुनर्जागरण के स्वरूप जो था उस पर प्रकाश डालना है। PPCS 2022 का क्वेश्चन पूछा हुआ, ये भी मेंस का है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी GS पेपर 5 से ही रिलेटेड है, तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे। कह रहा है कि पुनर्जागरण के स्वरूप पर प्रकाश डालना है। सबसे पहले इसका देखते हैं क्या, इसका परिचय के बारे में अगर आप देखेंगे तो परिचय में क्या कर रहा है, 19वीं सदी, ठीक है, भारत में धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण की सदी माना गया है। पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित होकर लोगों ने हिंदू सामाजिक रचना, धार्मिक रीति रिवाज, परंपराओं को तर्क की कसौटी पर कसना आरंभ किया, जिससे सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन का जन्म होता है। ठीक है, तो ये कैसे स्टार्ट हुआ आप देखेंगे कि लोग वहाँ पे क्या कहते हैं ना, लॉजिकल होने लगे चीज़ों का रीजन ढूंढने। तो इस तरीके से चीज़ें स्टार्ट होती हैं। 1813 में जो चार्टर एक्ट अधिनियम आता है, उसके बाद से ब्रिटिश सरकार ने अपने औद्योगिक हितों और व्यापारिक लाभ के लिए, ठीक है, उसको सीमित करने के लिए प्रयास किया, और जिससे परिणाम स्वरूप कालांतर में सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन का जन्म हुआ। तो स्टार्टिंग कहाँ से हुई, 1813 के चार्टर एक्ट के बाद से स्टार्ट होती है, जब उसने अपने ब्रिटिश सरकार ने अपने हितों को साधने के लिए बहुत सारी चीज़ों में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। इसमें एक मत है हीगल के अनुसार, अगर आप देखेंगे पुनर्जागरण के बिना कोई भी धर्म संभव नहीं है। ठीक है, यानी पुनर्जागरण के बिना कोई धर्म संभव नहीं है, ये हीगल का एक स्टेटमेंट है। आगे देखते हैं इसके बारे में, इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में पुनर्जागरण के निम्न स्वरूप को देखने को मिल रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में किस तरीके से ये इम्पैक्ट किया उसके बारे में देखिए। तो पहला तो है साइंटिफिक सोसाइटी, ठीक है, दूसरा देवबंद आंदोलन, आगे 2 आंदोलन और हैं, वहाबी आंदोलन, राधा स्वामी मत। अब अगर आप देखेंगे तो जब हम आपको GS पेपर 5 का स्टैटिक पोर्शन करा रहे थे, ठीक है, जो अलग से लेक्चर चल रहा है 5 और 6 का स्टैटिक पोर्शन, ये तो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट है, तो वहाँ पर हमने सारी चीज़ों को आपको बता रखा है किस किस तरीके से कौन कौन सा आंदोलन हुआ। तो अगर जिन लोगों ने वो लेक्चर देख रखा होगा उनके लिए यहाँ पे काफ़ी सहूलियत होगी, आसानी होगी। तो जिन लोगों ने नहीं देखा, एक बार जाकर वहाँ से उस लेक्चर को जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है पेपर 5 और पेपर 6 के स्टैटिक पोर्शन से, वहाँ पे स्टैटिक पोर्शन कवर है। यहाँ पर आप सिर्फ आंसर के फॉर्म में देखेंगे इस पॉइंट को। तो पहला जब देखेंगे हम साइंटिफिक सोसाइटी, इसके बारे में क्या है कि सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए सन 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की, और दास व्यवस्था और पीरी मुरीदी, ठीक है, पीर को गुरु मानकर जो किया जाता है, ठीक है, उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया। किसका विरोध किया, पीरी मुरीदी का पॉइंट याद रखेंगे। और क्या क्या इसमें सर सैयद अहमद खान द्वारा स्टार्ट किया गया साइंटिफिक सोसाइटी 1864, और पीरी मुरीदी का विरोध किया। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आपको प्रीलिम्स में भी काम आने वाले हैं। अगला देखेंगे देवबंद आंदोलन, इसमें क्या है, मुस्लिम समाज को आप देखेंगे पारंपरिक रूप से जागरूक किया गया, नैतिक पूर्ण समृद्ध बनाने के उद्देश्य से 1866-67 डेट याद रखिएगा में इस आंदोलन की शुरुआत होती है। इसका मुख्य केंद्र सहारनपुर, ठीक है, सहारनपुर का देवबंद था। यहाँ पर एक इस्लामिक शिक्षा केंद्र मदरसे के रूप में स्थापित हुई, जहाँ पे कुरान व हदीस को आधार बनाकर इस्लाम की शुद्धिकरण को शिक्षा दी गई थी। ठीक है, तो ध्यान देंगे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देवबंद आंदोलन कहाँ से रिलेटेड है, सहारनपुर, 1866-67 में स्टार्ट होता है। ठीक है, और ये किसके लिए है, कहाँ पे, देवबंद, और ये इस्लामिक शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए किया गया। तीसरा देखेंगे वहाबी आंदोलन, 1830 में स्टार्ट होता है और 60 तक चला। आंदोलन के प्रवर्तक रायबरेली के सैयद अहमद हैं। आंदोलन भी एक मुस्लिम समाज सुधारक आंदोलन था। ठीक है, वहाबी आंदोलन भी एक क्या था, मुस्लिम सुधारक आंदोलन था, 1830 में स्टार्ट हुआ वहाबी आंदोलन। ठीक है, रायबरेली से स्टार्ट होता है। राधा स्वामी मत के बारे में देखेंगे। राधा स्वामी मत, इस मत की स्थापना 1861 में हुई, शिवदयाल साहब के द्वारा, शिवदयाल सिंह साहब आगरा में करते हैं इसकी स्थापना। इस मत के अनुयायी हिंदू एवं सिख दोनों थे। इस मत में कुल
नकली गुरुओं और आडम्बरों की निंदा की गई। ठीक है, तो ये तो मेन पॉइंट है जो 4 उत्तर प्रदेश स्पेशल में 1861 इनका, राधा स्वामी मत, शिवदयाल सिंह आगरा। तो ये 4 पॉइंट ध्यान रखिए, कई बार आपको ये पॉइंट सीधे सीधे प्रीलिम्स और मेंस दोनों में काम आने वाले हैं। नोट्स इसके एज इट इज़ बना लीजिएगा। इस प्रकार अब देखेंगे यहाँ पे फाइनल स्वतंत्रता संग्राम जो सेनानी है एनी बेसेंट, 1898 में वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। ठीक है, जिससे आगे चलकर पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा समर्पित किया गया, आगे उसको बढ़ाया गया। इस कॉलेज की प्रेरणा से 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। इस प्रकार अगर आप देखेंगे 19वीं सदी में उत्तर प्रदेश विभिन्न क्षेत्रों में पुनर्जागरण के लिए सामाजिक, धार्मिक और नैतिक सुधार किया, जो आगे चलकर भारतीय समाज को विकसित करने में क्या हुआ, सहायक सिद्ध हुआ। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखेंगे किससे रिलेटेड, इसमें पुनर्जागरण से रिलेटेड। यहाँ पे आपके जो 2 क्वेश्चन हैं लगभग कंप्लीट हो जाते हैं। कि मेंस के साथ साथ दोस्तों अब आपके प्रीलिम्स के लिए भी, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए भी जीएस कंप्लीट शेड्यूल आ गए टेस्ट सीरीज की। इस टेस्ट सीरीज में कंप्लीट सेक्शन वाइज हम आपको सारे टेस्ट कराएंगे। ठीक है, जिसमें आपको प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, मॉडर्न इतिहास ये सब मिलेंगे। आधुनिक भारत, भूगोल, अर्थव्यवस्था, विज्ञान, पर्यावरण, उत्तर प्रदेश है ना, और राज्य व्यवस्था, ये सब करंट अफेयर। इसमें क्या क्या आपको अभी अवेलेबल है, चैनल पर जाकर देखेंगे तो करंट अफेयर आपको अवेलेबल हो जाएगा जनवरी से, क्योंकि जनवरी से करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है पीसीएस 2024 के लिए। ठीक है, तो इसको आप अभी से कंप्लीट करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो ज्योग्राफी का हो गया है, पॉलिटी की भी वीडियो आ गई है, और उत्तर प्रदेश का स्पेशल हो चुका है। इतने सारे हो गए। जब ये एक सेट कंप्लीट हो जाएगा हमारा, फिर से हम आपके लिए एक और सेट लेकर आएंगे। तो इस तरीके से जितना प्रैक्टिस होता है प्रीलिम्स का, आप लोग भरपूर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, मेंस के साथ साथ इस चीज़ को भी आप लोग लेके चलते रहिएगा। ठीक है, ये आज का क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में, जो उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल क्षेत्र है, उसमें प्रचलित प्रमुख लोकगीतों का विवरण प्रस्तुत करना है और उनकी विशेषताओं का उल्लेख करना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि पीसीएस मेंस 2022 में पेपर 1 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से पूर्वांचल के जो सारे चीज़ें हैं, उस जो लोकगीत से रिलेटेड है, उन सारी चीज़ों को हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे। इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले इंट्रो किस तरीके से है उसको जानते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में यहाँ पे जो इंट्रो है, तो उत्तर प्रदेश का लोक संगीत आम जनमानस की रोज़मर्रा के जीवन को सहज संवेदना से जुड़ा होता है। जो उत्तर प्रदेश का लोकगीत है, ठीक है, तो जो संगीत है क्या है, बेसिकली उत्तर प्रदेश में होता है कि लोग अपने जनमानस जो है यहाँ पे इन चीज़ों से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखते हैं। तो जो जनमानस है उनके जीवन में ये प्रतीक होते हैं, और इस तरीके से अगर देखेंगे तो लोगों के दैनिक जीवन में खुशी एवं परिवर्तन का संचार होता है। यानी लोग विभिन्न तरीके से इस चीज़ को गाते बजाते अपनी चीज़ों को, दिनचर्या को क्या करते हैं, बिताते हैं। उत्तर प्रदेश में विभिन्न धर्मों के, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक इस तरह के जो जैन लोग हैं निवास करते हैं, और इन लोगों को समय समय पर विभिन्न पर्व, त्यौहार और मेला क्या कहते हैं, आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो जो उत्तर प्रदेश का जो लोकगीत है, संगीत, वो काफ़ी पुराना माना जाता है। ठीक है, पुराना माना जाता है और विविधता से पूर्ण, यानी बहुत तरीके से उसमें डाइवर्सिटी है, अलग अलग तरीके से उसमें उसको पेश किया जाता है। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र पर बात करेंगे। पूर्वांचल क्षेत्र में जो चीज़ें हैं, पूर्वांचल क्षेत्र में विविध लोकगीतों की परंपरा है जो निम्न है। पहले यहाँ पे एक आपको बता दें कौन कौन से यहाँ पे पूर्वांचल में लोकगीत हैं। ठीक है, तो पूर्वांचल क्षेत्र के प्रमुख लोकगीत जिसमें आप देखेंगे जो कुछ फेमस, उसमें तो पहले तो कजरी, ठीक है, बिरहा, ये सब तो सुने होंगे, फाग है ना, सोहर एवं बधाई गीत, सोहनी, रोपनी, गारी, नटका, ठीक है, नकटा और चैती, ये सब क्या है यहाँ के फेमस गीत हैं। अब यहाँ जो क्वेश्चन पूछा है कि इन सब गीतों के साथ साथ इनकी विशेषताओं को बताना है, और उसके बाद से इन सब की विशेषताओं को बताते हुए इसका हमें इस पर कंप्लीट इस पर नोट लिखना है। ठीक है, तो अब इसके बारे में 1 बाय 1 करके देखते हैं। सबसे पहले कजरी के बारे में देखेंगे। ठीक है, कजरी क्या है, कजरी के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, ये देखिए, सावन मास में गाया जाने वाला पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख लोकगीत है। भोजपुरी के अतिरिक्त मैथिली व मगही में भी इसको गाया जाता है। इसकी उत्पत्ति पूर्वांचल के मिर्ज़ापुर से मानी जाती है। यहाँ के लोग आरंभ में विंध्यवासिनी देवी के सम्मान में इसको गाते थे। आगे चल के विषय वस्तु राधा कृष्ण का प्रेम इसमें शामिल कर लिया गया। ठीक है, कजरी के बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन बताने से पहले थोड़ा सा पहले बता दें पूर्वांचल का रीजन आपका कौन सा है। ठीक है, तो जैसे मैप की बात करते हैं तो इसमें उत्तर प्रदेश जब हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का ये वाला रीजन लगभग, ठीक है, इधर इस साइड का ये पूर्वांचल रीजन। ठीक है, तो इधर का ये पूर्वांचल रीजन, इसी रीजन की इसमें बात की जा रही है। इधर का अवध आपका, इधर का, ठीक है, ये सब बुंदेलखंड रीजन। ठीक है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो मैप पे भी थोड़ी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, तो समझ में आ गया होगा कि पूर्वांचल कौन सा, पूर्वांचल वाला रीजन इधर का है। ठीक है, चलिए, तो बता रहे थे हम आपको क्या, कजरी के बारे में।
तो कजरी देखिए इसमें क्या श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। इसके प्रमुख विषय में वर्षा ऋतु, विरह, राधा कृष्ण प्रेम प्रसंग, ठीक है, स्त्रियों के समूह द्वारा गाया जाने वाला कजरी है। इसमें ढुलमुनिया कजरी कहा जाता है। कजरी के जो प्रमुख क्षेत्र है उसमें अखाड़ा कहा जाता है ना। 4 प्रमुख क्षेत्र इस अखाड़ा ये निम्नलिखित अखाड़े हैं, ठीक है। इन सब पॉइंट्स को देख लेंगे थोड़ा सा कजरी के बारे में। पंडित अखाड़ा, जहांगीर अखाड़ा है ना, अक्कड़ अखाड़ा, वैरागी अखाड़ा। इस गाने वाले प्रमुख व्यक्तियों में मालिनी, जो इस कजरी को पेश करने वाले मालिनी अवस्थी का नाम आता है, शारदा सिंह, विंध्याचली देवी, उर्मिला श्रीवास्तव। इतने सारे नाम को अपने देखना है, 1-2 नाम आपको याद भी रह जाएंगे तो उतना से काम चल जाएगा। पूर्वांचल में वाराणसी, प्रयागराज, अवध, मिर्ज़ापुर और गोरखपुर आदि क्षेत्रों में गाई जाती है। तो कजरी के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई। प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो सिंपली दे दिया है था मिलान करने के लिए कि ये लोकगीत हैं और इनका आप मिलान करके बताइए कि किस किस क्षेत्र के ये गीत है, ठीक है, और कहाँ पे ये गाए जाते हैं। अब बात करते हैं बिरहा के बारे में। बिरहा क्या है दोस्तों, बिरहा के बारे में देखेंगे तो बिरहा जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोकगीत है। इसे प्रायः अहिर समुदाय द्वारा गाया व सुना जाता है। इसकी पारंपरिक विषय जो है पति के विरह में उदास पत्नी का भाव होता है, ठीक है। तो बिरहा यानी किसी के विरह में गाया जाने वाला, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या है कि पत्नी जो अपने पति के विरह में इसको गाती है, और समय के साथ साथ बिरहा लोक मनोरंजन के लिए भी लोकप्रिय हो गया। तो बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश है ना। और बिरहा जो विरह में गाया जाने वाला। फाग के बारे में देखेंगे। फाग क्या है, यह होली के उत्सव पर गाया जाने वाला गीत है, ठीक है। और प्राकृतिक सौंदर्य, राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग इसके प्रमुख विषय हैं फाग। और यह मूल रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो गाया, क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के बारे में बात करें तो फाग होली के अवसर पर गाया जाने वाला, जिससे ना आम भाषा में लोग फगुआ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, फगुआ की, ठीक है, फगुनहट या फगुआ, इस तरह का चीज़ें कहते हैं। अगला देखेंगे सोहर के बारे में। ये अभी वही इसमें देख लें, पूर्वी उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है। इसे बच्चे के जन्म के समय गाया जाता है। इस गीत के माध्यम से मनुष्य के जीवन चक्र को प्रदर्शित किया गया, यानी जब बच्चों का जन्म होता है उस टाइम क्या गाया जाता है, सोहर गाया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे चैती के बारे में। चैती जो है हिंदू पंचांग के चैत माह में गाया जाने वाला गीत है। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश में फिर वही वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज, गोरखपुर आदि क्षेत्रों में गाया जाता है। चैती के गीतों के बारे में अगर बात करेंगे दोस्तों तो इसमें प्रेम, प्रकृति, ये सब चीज़ें पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना, कि किसके विषय में क्या है कि प्रेम प्रकृति है। चैत भगवान श्री राम के जन्म का माह है, अतः चैती गीतों के हर पंक्ति में सामान्यतः राम शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब पॉइंट्स आप मेंशन करेंगे, जैसे सिंपली आप इसको वैसे लिख सकते हैं, चैती लिखें, ठीक है। और ये एक पॉइंट ऐसे बना दिए कि हाँ भगवान श्री राम किस पे गाया, उसमें यूज किया जाता है शब्दों को, और किस क्षेत्र में, गोरखपुर वगैरह ये सब क्षेत्र में गाया जाता है। और इसमें समानता, प्रेम, प्रकृति, सब चीज़ें इसे एरो बना के भी पॉइंट बना के लिख सकते हैं। तो ये आपका एक रिप्रेजेंटेशन का अलग तरीका हो जाएगा जो आपको अच्छे मार्क्स दिलाएंगे, नो डाउट। अगला देखेंगे नकटा। इसे पूर्वांचल के क्षेत्रों में गाया जाता है, सुना जाता है। रोपनी के बारे में, इस गीत को खरीफ की फसल धान की रोपनी के टाइम समय गाया जाता है। इसको गाते समय धान की फसल की लगा, सिंपली जो रोपनी होता है ना, खेत में रोपनी के टाइम में सब गीत जो प्रचलित है उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। अगला देखेंगे सोहनी। तो ये भी वही रोपनी सोहनी, इसमें महिलाओं द्वारा धान की निराई के समय, गुड़ाई के समय किया जाता है। तो रोपनी सोहनी का एक तो अलग अपना पूर्वांचल में है कि जब महिलाएं इस तरह काम करती हैं तो थोड़ा बहुत गीत गुनगुना लेती हैं। गारी के बारे में देखेंगे। पूर्वांचल के क्षेत्रों में इसे विवाह के अवसर पर महिलाओं द्वारा गाया जाता है। तो ये कंप्लीट एक डिटेल किसके बारे में, इन सारे गीत के बारे में, ये सारा गीत है, ठीक है। इसके बारे में हमने डिस्कस कर दिया। प्रश्न हमारे पास क्या था, प्रश्न भी लगभग यही पूछा था, ठीक है, कि पूर्वांचल गीत के बारे में जो मेन गीत हैं उनके बारे में, प्रमुख गीतों का आप विवरण दीजिए और उनकी विशेषताओं को लेके तो बता दिए। विशेषता में कि वो बिरह किसके उसमें गाया जाता है, कजरी कब गाया जाता है, सोहर कब गाया जाता है, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। अब इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। कंक्लूजन में क्या है कि अतः उपयुक्त विवरणों से स्पष्ट हो जाता है कि पूर्वांचल के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के लोकगीतों को भिन्न भिन्न समय पर गाया जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारे यहाँ पे कंक्लूजन हो गया। और इस तरीके से आज हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है, 9 आज कंप्लीट हो। ये इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मिस मत कीजिएगा, नोट्स बना लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे पीसेस में रिपीट होते हैं तो इसकी पूछने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर आज हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है। अपने क्वेश्चन में देखते हैं कि किस तरह, क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन को पहले समझते हैं क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, की पॉइंट्स, उसको देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियों के बारे में संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। सिर्फ टिप्पणी करना तो बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बोलियों को लेकर जो एक संदर्भ भूमिका बनानी उसको लिख लेंगे, इसके बारे में डिटेल लिख देंगे। डिटेल में कौन कौन से पॉइंट्स को हम मेंशन करेंगे उसको देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ कौन कौन सी बोलियाँ हैं, तो उसमें देखेंगे उर्दू है, हिंदी है, बघेली है, अवधी है, ठीक है, हिंदुस्तानी है, भोजपुरी, कन्नौजी, खड़ी बोली। ये तरीका है कि इससे इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर दें
ठीक है। उसके साथ साथ क्या करेंगे, इस तरीके से आपको याद करने में आसानी होगी। एक तरीका है कि आप मैप बना के जो इसके रीजन्स हैं उसके रीजन के बारे में बताएं, ठीक है, कि जहाँ पे आपका जो मैप जब बनाते हैं, ठीक है, मैप बनाइए पहले, और उसके बाद से जो इसके रीजन्स हैं उस रीजन्स को आप इसमें लोकेट कर दीजिए कि ये ईस्टर्न में इधर भोजपुरी बोली जाती है, ठीक है, यहाँ पे ब्रज भाषा, यहाँ पे खड़ी बोली, ठीक है, बीच में इधर अवधी है ना, इधर बघेली, इस तरीके के जो रीजन्स है, रीजन्स वाइज आप अगर इसे दिखाना चाहें तो इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं ये भी, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड होगा, तो इसको आप अगर चाहें तो रहने भी दे देंगे, ठीक है। अब देखते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। आप लोग, आई होप कि आप लोग थोड़ा सा पढ़ कर आए होंगे इस पर बुक्स के बारे में। तो बुक्स के बारे में मैंने बता दिया है कि आप थोड़ा सा जो हिंदी मीडियम वाले हैं, ठीक है, वो घटना चक्र मेंस की सीरीज 5वां छठा पेपर ले लें, और इंग्लिश मीडियम के लिए ध्येय आईएएस का जो है 5वां छठा पेपर ले लें, क्योंकि थोड़ा सा जब आप बुक्स पढ़ते हैं तो उससे आपकी थॉट प्रोसेसिंग डेवलप होती है। यहाँ पे जो है हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दे रहे हैं, 100 क्वेश्चन, ठीक है, इस तरह से सिलेबस कवर कर लेंगे। उसके बाद से जो आपका स्टैटिक पोर्सन है उसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स आपको कवर हो जाएंगे, लेकिन बुक्स आप जरूर पढ़िए, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपके एक थॉट प्रोसेस डेवलप होगा, आपको बहुत सारे नए पॉइंट्स भी वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। बात करेंगे क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में वही है कि ये सब इसका आपका दृष्टिकोण है जो निष्कर्ष वगैरह लिखने वाला रहता है। सीधे उसके उत्तर को देखते हैं। उत्तर में जब देखेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले परिचय। परिचय में क्या है दोस्तों, परिचय में कि उत्तर प्रदेश जो है हिंदी, उर्दू, अवधी, विभिन्न तरह की बोलियों से भरा, विविधताओं से भरा आप देखेंगे कि एक देश है, ठीक है। यहाँ पे भाषाई तरीके से क्या है, विविध भाषाई परिदृश्य विद्यमान है। यहाँ के मुख्य रूप से अगर बात करें हिंदी की, ठीक है, तो हिंदी और उर्दू क्या है, आधिकारिक भाषाएं हैं, 2 आधिकारिक भाषाएं हिंदी और उर्दू, जबकि अवधी, ब्रज, भोजपुरी ये सब महत्वपूर्ण क्या है, क्षेत्रीय भाषाएं हैं। हिंदी की अगर बात करेंगे दोस्तों तो हिंदी को देखें 1951 में आधिकारिक भाषा के रूप में यहाँ पे दर्जा मिला, और जब एक भाषा की बात करते हैं तो इसने क्या किया, बाद में भाषा की विरासत को बढ़ाने के लिए, संरक्षित करने के लिए एक और जो दूसरी भाषा उत्तर प्रदेश की, उसकी अगर हम बात करें तो 1989 में उर्दू भाषा को दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में क्या मिला, मान्यता मिला। तो यहाँ पे बेसिकली इंट्रोडक्शन में क्या है कि किस तरीके से लिखेंगे कि उत्तर प्रदेश अगर विविधताओं से भरा प्रदेश है, यहाँ के विभिन्न रीजन में विभिन्न तरह की बोलियाँ बोली जाती हैं, जो भारत की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर को, कल्चरल इस तरह के धरोहर को संजोए हुए है, जिसमें अलग अलग देश, अलग अलग प्रदेश के हिस्से में विभिन्न तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। 2 भाषाएं इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एक हिंदी और उर्दू, जिन्हें क्या किया है, राज्य ने क्या आधिकारिक भाषा बनाया है, और डेट उन दोनों का याद रखें कब कब बनाया गया है। बात करेंगे हिंदी की, ठीक है। हिंदी में जो बोलने का यहाँ पे स्तर है हिंदी का, ठीक है, किस किस जगह पे इसको बोला जाता है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली हिंदी को राष्ट्रीय स्तर पर मानक उच्चारण के तहत माना जाता है। यह वास्तव में राज्य की आधिकारिक भाषा है, ठीक। और इसके योगदान में अगर हम देखेंगे, हाँ यहाँ से देखिए, ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के कई लेखकों जैसे कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुंशी प्रेमचंद, महादेव वर्मा, ये सब हिंदी के कवि रहे, निराला है ना, हरिवंश राय बच्चन, तो ये सब क्या करेंगे, साहित्यकारों का योगदान हिंदी के विकास में यहाँ पे दे सकते हैं, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। तो उत्तर प्रदेश में जब हिंदी की बात आ गई तो क्या करेंगे, ये इसके क्या क्या पॉइंट है कि ये राष्ट्रीय स्तर की मतलब यहाँ पे भाषा है, आधिकारिक भाषा है, ठीक है, जिसका उपयोग प्रशासन के उपयोग के लिए किया जाता है, प्रशासनिक के लिए। उत्तर प्रदेश में देखेंगे कौन कौन से कवि रहे हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश में हिंदी को आगे बढ़ाया है। उसके बाद से बात करें हम उर्दू की, ठीक है। उर्दू के बारे में जब देखते हैं तो उर्दू में क्या है दोस्तों, देखेंगे उर्दू भाषा का जन्म हिंदी और फारसी के मेल मिलाप से का परिणाम था। 1989 में अधिनियम संशोधन के माध्यम से राज्य की अधिनियम, और 1991 में इसको जोड़ा गया, 51 में, ठीक है, जो अधिनियम तो उस अधिनियम में 1951 वाला अधिनियम में इसको जोड़ा गया, लेकिन इसका जो डेट है 1989 में इसको अमेंड किया गया था। उर्दू के बारे में अगर देखेंगे तो उर्दू की व्याकरणिक संरचना जो है पश्चिमी शोरसेनी अम्प्रभंश है। उर्दू शायर में अगर कोई जो इंपॉर्टेंट है, फिराक गोरखपुरी, गालिब है ना, जोश मलिहाबादी, शकील बदायूनी, ये सब लोग क्या हैं, उर्दू से रिलेटेड हैं। हिंदुस्तानी भाषा की अगर बात करेंगे तो इसमें देखेंगे कि इसका भाषा का प्रयोग जो बोलचाल के तौर पे बड़े पैमाने पर हुआ है। 19वीं सदी में देवनागरी लिपि के प्रचार के साथ साथ हिंदुस्तानी हिंदी में विकसित हुई, ठीक है। क्यों विकसित हुई, इसके साथ क्या है, इसके साथ इसमें बताया गया है कि ये प्रशासनिक रूप से आज भी क्या है, प्रचलित है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स इसमें ध्यान रखेंगे। खड़ी बोली के बारे में देखेंगे, खड़ी बोली तो शौरसेनी प्राकृत से विकसित हुई है। कौरवी, नागरी, हिंदुस्तानी सब इसके अन्य नाम हैं, ठीक है। तो देखेंगे खड़ी बोली के बारे में अन्य पॉइंट कि ये इंडो आर्यन भाषा के मध्य में विकसित हुई है, पश्चिमी समूह का एक हिस्सा है।
ठीक है। मध्ययुगीन हिंदुस्तानी भाषा के लिए इसके आधार के रूप में काम किया। कहाँ किस जगह पर है, तो सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, मेरठ, बागपत, इन सब जगहों पर मेंशन। एक बात बताएं कि यहाँ पे इन सब चीज़ों को आप किस तरह पॉइंट से लिख सकते थे। आप सीधे मान लीजिए कन्नौजी पॉइंट अगर लिखें, कन्नौजी लिखें, यहाँ से ऐसे एरो बनाइए, 2-3 पॉइंट मेंशन कर दिए, क्या इसके बारे में स्पेसिफिक फीचर है, ठीक है, किस जगह पे बोली जाती है और कहाँ से किस भाषा से आई है। ऐसे 3 पॉइंट बना के लिख देंगे तो भी आपके आंसर, इससे क्या होगा, आपके आंसर की स्ट्रक्चरिंग हो जाएगी। ये जो है स्टेटमेंट फॉर्मेट में यहाँ पे जो PDF में इस तरीके से दिया हुआ है, लेकिन आप चाहे तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं। जो पॉइंट हम आपको पहले डिस्कस कर चुके हैं आंसर राइटिंग वाले सेशन में कि किस तरीके से आप आंसर को लिखेंगे, ठीक है। कन्नौजी के बारे में अगर बात करें तो ये क्या है, भारतीय सर्वेक्षण में हिंदी कि अन्य बोलियों के कई संरचनात्मक कार्यात्मक रूप से साझा करते हुए कन्नौजी को ब्रज और अवधी के रूप में जोड़ा गया है। ये कन्नौज, औरैया, हरदोई और लखीमपुर खीरी, शाहजहाँपुर, इस सब इलाकों में इटावा पीलीभीत में बोली जाती हैं। बात करेंगे बघेली के बारे में। बघेली बोली के बारे में अगर हम देखें तो इसका विकास अर्धगामी अप्रभ्रंश से हुआ है, जो मध्य भारत बघेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है। बघेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है। बात करेंगे अवधी की तो इंडो आर्यन भाषा है, मुख्यतः उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। इसके समान अन्य कई हिंदी पूरी भाषा भी बोली जाती है। इसमें देवनागरी और वर्णमाला का, इस सब चीज़ों का इसमें मिश्रण है, ठीक है। तो भाषा पे क्या ध्यान रखना है, भाषा वाली टिप्पणी सिंपल है। कोई जानना है कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन की भाषाएं, आपको हम पहले बता चुके हैं मैप पे कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और इसके साथ इसको कंक्लूड कर दिए कि उत्तर प्रदेश जो है विभिन्न तरीके की, अगर देखेंगे उत्तर प्रदेश विभिन्न बोलियों भाषाओं का प्रतिनिधित्व करता है, जो इसके सांस्कृतिक भौगोलिक विविधता को दर्शाती है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर का कंक्लूजन हो जाएगा, ठीक है। कल के क्वेश्चन के लिए आप देख लीजिए, कल के क्वेश्चन के लिए आप देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कल कराया जाता है, उसके बाद से आपको बताते हैं, ठीक है। कैसे करें जब आपके पास कम समय, उस समय कैसे आंसर राइटिंग, और आंसर राइटिंग करने का जो एक स्मार्ट तरीका है, टॉपर्स ट्रिक है, उसके बारे में एक वीडियो आ चुकी है। फटाफट से जाकर आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम क्वेश्चन अपना। दोस्तों ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में कि अयोध्या में जो राम मंदिर है उसकी वास्तुकला की विभिन्न विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। इट मीन्स कि जो अयोध्या में राम मंदिर बना है उसकी विशेषता क्या है, किस तरीके के विशेषताओं से वो भरा हुआ है ना, उसमें किस किस तरह की डिजाइनिंग की गई है, क्या बाकी चीज़ें हैं उसको देखेंगे। तो जो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्रेंड है कि पहले हम आपको समझा देते हैं कि कॉपी पे, ठीक है, कि आप आंसर राइटिंग में किस तरीके से कॉपी को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो जो कीवर्ड्स हैं इसको आपको समझ लेना है पहले। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन जो देंगे, परिचय लिखेंगे, वो अयोध्या की जो मंदिर है और अयोध्या प्राचीन नगर की विशेषता से उसको स्टार्ट करेंगे। फिर राम मंदिर की जो वास्तुकला उसकी विशेषता को बताएंगे। तो जो मेन विशेषता में हमको जिस पर फोकस करना है उस पर ध्यान देंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। उसमें सबसे पहले देखिए आप राम मंदिर की वास्तुकला में शैली, सबसे पहले शैली के बारे में बताएंगे, किस शैली में ये मंदिर निर्मित है। प्राचीन हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत सारी शैली हैं मंदिर निर्माण की, जिसमें बेसर शैली, नागर शैली, यानी इस तरह की शैली है। तो उसमें से एक शैली है नागर शैली, जिस शैली में इस मंदिर का निर्माण हुआ है। फिर इसके संरचना और आकार, किस तरह की संरचना में बना है, इसका आकार क्या है, उस पर बात करेंगे। कौन कौन से इसमें इंग्रेडिएंट्स यानी सामग्री कौन कौन सी उपयोग है, किस तरह के चट्टानों का प्रयोग हुआ है ना, किस तरह के संगमरमर यूज हुए हैं, वो सब सारी चीज़ें। फिर उसके बाद से इसका जो मंदिर का मेन गर्भगृह है, मंडप है, ठीक है, और बाकी अदर मंदिर के इर्द गिर्द किस तरह की चीज़ों को डेवलप किया गया है उस पर बात करेंगे, और अन्य विशेषताएं। तो इस तरीके जब आप एक अपने आंसर को कंप्लीट करेंगे दोस्तों, तो आपका इस कंप्लीट एक आंसर हो जाएगा। देखिए आंसर जब क्वेश्चन आपके पूछने के ऊपर है कि एक तो 8 नंबर में पूछता है और दूसरा क्वेश्चन 12 नंबर में, ठीक है। इसके लिए 12 नंबर के लिए 3 पेज मिलते हैं और 8 नंबर के लिए आपको मिलते हैं 2 पेज। तो उसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन को कैसे फ्रेम करना है, और इस तरीके जब हम आपको बता देते हैं तो ये सब सारी चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी कि एटलीस्ट इस तरह के क्वेश्चन पे कैसे फ्रेम करना है। फ्रेम होने से आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो आप इस तरह की चीज़ों को भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बाकी इसको आप प्रॉपर तरीके से हेडिंग बना के उसमें लिखेंगे किस तरीके से, उसको मेन स्ट्रक्चर पे हम आपको लेके चलते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए ये आपका यहाँ पे राम मंदिर से रिलेटेड वास्तुकला, ठीक है। वही परिचय में जो यहाँ आपका दृष्टिकोण है कि विषय के बारे में लिखेंगे, वास्तुकला के बारे में। अब देखिए इसके सबसे पहले इंट्रो को देखते हैं, फिर मंदिर के हम लोग सारी उस पर देखेंगे जो इसकी विशिष्ट वास्तुकलाएं हैं। परिचय में इसके क्या है कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित, ठीक है, भगवान श्री राम को समर्पित यह मंदिर है, ठीक है। इसका निर्माण राम जन्मभूमि, ठीक है, राम जन्मस्थली के जगह पर हुआ है, और यह राम मंदिर जो है भगवान राम से जुड़ी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को दर्शाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन थोड़ा सा और आप इसको उस तरीके से जो हमने आपको अयोध्या में बताया था कि उसको लिख सकते हैं कैसे, उत्तर प्रदेश के, है ना, सरयू नदी के तट पर स्थित अयोध्या, ठीक है। इस तरीके से मतलब जियोग्राफिकली भी थोड़ा सा आप इसमें इम्प्रूव मतलब पॉइंट ऐड कर सकते हैं। देखिए कोई भी आंसर जो होता है एक तरीके का बेस्ट आंसर नहीं हो सकता है,
उसमें आप अपनी तरह से चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जो आपको समझ में आ रही है उस तरीके से आप ऐड कर। जैसे एक तो हमारे पास इंट्रो था, इसमें पॉइंट ऐड कर सकते हैं सरयू नदी के किनारे, तो एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भी होता है अयोध्या नगर का। ठीक है, तो ये समझ में आएगा किसके बारे में है, तो भगवान श्री राम के बारे में यहाँ पे ये उनके स्थल से जुड़ी है और यहाँ पे ये मंदिर बना हुआ। सबसे पहले मंदिर के स्ट्रक्चर को आपको थोड़ा सा दिखा दें। इस तरह का तो आप बना नहीं पाएंगे, लेकिन रफली आप वहाँ पर ज़रूर कोशिश करेंगे इस तरह की चीज़ों को बनाने के लिए, जिसमें आप ये मेन ये मंदिर बना है। ठीक है, उसके बाद से जो गर्भगृह है यहाँ पे जहाँ मूर्ति स्थापित हुई है, उसके बाद से आप देखेंगे कि इस मंदिर शैली में जो जो चीज़ें हैं उसको आप डिफाइन कर देंगे एक रफली स्केच बना के, जिसमें जगती मंडप कौन कौन से 3 तरीके के यहाँ पे मंडप है ना। सबसे ऊपर यहाँ पे ध्वज लहरा रहा है, फिर कलश रहता है ना, शिखर, ये वाला पोर्शन। उसके बाद से प्रदक्षिणा पाथ जो राउंडिंग के लिए बगल में जगह बचा रहता है। इस तरीके से इसमें देखें किस तरीके से यहाँ पे कौन कौन से द्वार हैं, कितने तरीके के द्वार, उन द्वार का स्पेसिफिक नाम भी रखा गया है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, विशेष तौर पर जानने के लिए। आइए देखते हैं इसकी विशेषता के बारे में। राम मंदिर की वास्तुकला की विशेषता, सबसे पहले शैली के बारे में जानें तो शैली वही हमने आपसे बताया कि मुख्य रूप से नागर शैली जिसमें निर्मित है, जिसमें ऊंचा शिखर और ऊंचा आधार है, जिसमें द्रविड़ शैली के तत्व भी शामिल है। अब इसमें देखिए इसको इतना स्पेसिफिक बनाया गया है कि इसमें नागर शैली के साथ साथ दोस्तों क्या इसमें स्थित है, आपको द्रविड़ शैली के भी कुछ तत्व मिलेंगे। बात करते हैं इसमें कौन कौन सी सामग्री यूज हुई है, उस पर ध्यान दीजिएगा। पहले तो देखिए 71 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ मंदिर है। ठीक है, कितना 71 एकड़ में फैला हुआ मंदिर है। और इसमें जो है आप देखेंगे कि मिर्ज़ापुर और राजस्थान से वहाँ के बासी पहाड़पुर से पहाड़ी से गुलाबी पत्थर का यूज हुआ है। कौन से पत्थर, गुलाबी पत्थर का यूज हुआ है। तो इसी पॉइंट को आप याद रखें, गुलाबी पत्थर का यूज हुआ है। और मंदिर के निर्माण में किसी लोहे का उपयोग नहीं किया गया है, ये ध्यान दीजिएगा। मंदिर के निर्माण में किसी लोहे का उपयोग नहीं किया गया है, जिससे यहाँ पे देखेंगे कम से कम सहस्त्राब्दियों तक टिके रहने के इसका डिज़ाइन किया, मतलब बहुत सारे साल तक ये टिका रहा, इस तरीके का इसका डिज़ाइन को किया गया है। और इसमें क्या क्या स्पेशल है, तो इसके मुख्य भाग में देखेंगे शालिग्राम शिला जो नेपाल से आया था शिला। ठीक है, उस शिले को उसमें उपयोग किया गया है। तांबे की प्लेटें, सोना और अष्ट धातु का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, इसमें इतनी सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। तो सामग्री में क्या क्या ध्यान रखेंगे हम, यहाँ पे 71 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। मिर्ज़ापुर राजस्थान के इसमें पत्थर लगे हुए हैं। मंदिर के निर्माण में लोहे का प्रयोग नहीं हुआ है और बहुत ही एक अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर किया गया है। और इसमें शालिग्राम शिला का यूज किया गया है, तांबे की प्लेट और अष्ट धातु का इस्तेमाल किया गया है। बात करते हैं इसके संरचना और आकार की, किस तरीके का है। संरचना हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कि कितने फीट की ये है जो यहाँ पे मंदिर है। आप देखेंगे लगभग 250 फीट की चौड़ाई है, 161 फीट की ऊंचाई है। ये दोनों आपको याद रखना पड़ेगा, आंसर लिखते हैं सब मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि आप इसके एक स्ट्रक्चर संरचना के बारे में बात कर रहे हैं। मुख्य मंदिर क्षेत्र 2.67 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है, और मंदिर में क्या क्या है आप देखेंगे, जिसमें 390 खंभे, 46 दरवाजे और क्या है इसमें 5 मंडप हैं। ठीक है, 5 मंडप, इन सबको अलग अलग नाम भी है, उसको भी आगे हम देखते हैं। तो इसमें क्या क्या पॉइंट याद रखना है, एकदम इसको नोट कर लीजिएगा पॉइंट को, क्योंकि डेटा आपको देना पड़ेगा कि मंदिर के बारे में। 250 फीट की चौड़ाई है ना, 161 फीट की ऊंचाई, और उसके बाद इतने एकड़ में फैला हुआ है, बाकी 5 मंडप और इतने खंभे, ये सब सारी चीज़ें। गर्भगृह और मंडप मंदिर के बारे में बात करेंगे जब, गर्भगृह और मंडप मंदिर, तो इसमें देखिए मेन जो जगह है जिसे मुख्य गर्भगृह कहा जाता है, वहाँ पर रामलला की मूर्ति है जो विभिन्न मंडपों से घिरी हुई है, अलग अलग मंडप से। तो 5 मंडप मंदिर में है, कौन कौन से इसमें मंडप है उसको देखें स्पेशल। तो ये जो मंडप है, नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप, ये 5 तरीके के मंडप से ये घिरा हुआ है। ठीक है, इसकी परिधि की अगर बात करें, परिधि कोटा, तो चारों कोनों पर सूर्यदेव, माँ भगवती, भगवान गणेश और भगवान शिव को जो है यहाँ पे क्या किया गया है, समर्पित 4 मंदिरों का निर्माण किया गया है। तो इन सब देवताओं के भी मंदिर का वहाँ पे अलग से क्या किया गया है, बनाया गया है। उसके बाद से मंदिर परिसर की जब हम बात करते हैं दोस्तों, मंदिर परिसर में तो भीतर से अन्य मंदिर में जो उसके अंदर छोटे छोटे जो बनाए गए हैं, उसमें महर्षि वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र और अगस्त्य, ठीक है, इन सब ऋषि महर्षियों का भी उसमें स्थान दिया गया है, जिसमें राजा निषाद, माता शबरी है ना, इन सभी लोगों को भी इसमें स्थान मिला है। उसके बाद से देखेंगे दक्षिण पश्चिम में नवरत्न कुबेर पहाड़ी पर भगवान शिव के प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा। ठीक है, इस तरह की चीज़ें इसमें बनाया जाएगा। इसमें बाद से एक जटायु की प्रतिमा बीच में स्थापित की जाएगी। ठीक है, ये सब सारे फीचर्स कहाँ के, मंदिर के। अन्य विशेषताओं में जो हम देखते हैं तो मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार को सिंह द्वार कहा जाता है, ये नोट कर लीजिएगा, आपको हम दिखाते हैं ये चीज़। सिंह द्वार, जैसे आप देखेंगे ये जो द्वार है, ठीक है, इस तरह के द्वार जो है उसको सिंह द्वार, ठीक है, इस तरीके से नाम दिया गया स्पेसिफिक, तो ये पॉइंट हम याद रखेंगे।
ठीक है, सिंह द्वार कहा जाता है, ये चीज़ हो गया। इसके प्रवेश द्वार में रामायण प्रमुख पात्रों की मूर्ति और प्रतिमाओं की एक श्रृंखला है। पूरे परिक्रमा पथ पर पैदल मार्ग स्तंभ में वाल्मीकि रामायण की लगभग 100 घटनाओं को घेरा गया है और विचार राम कथा दर्शन प्रस्तुत करने का है। ठीक है, तो ये हो गई सारी विशेषताएं। यहाँ पे कंक्लूजन में आप क्या लिख सकते हैं कि ये जो राम मंदिर बना है ये भारत की प्राचीन विरासत सांस्कृतिक को धरोहर को एक लंबे समय तक संजोने के लिए और जो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी प्रदेश की इकोनॉमी को क्या करेगा ये उसमें बल देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, ये इसका कंक्लूड आंसर हो जाएगा। समझ में आया इस क्वेश्चन को पूरे। कल के क्वेश्चन के लिए हम आपको यहाँ पे दे देते हैं। कल का क्वेश्चन उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोली हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बारे में अगर आप कहीं किसी बुक से जो आपको बुक सजेस्ट किया वहाँ से अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। बाकी ये आज हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है पेपर 5 का। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश की महिलाओं का विशेष योगदान रहा, इस बात पे टिप्पणी करना है। यानी जो 1857 क्रांति हुई है उसमें अगर हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का तो एक अहम रोल रहा है पूरी तरीके से, लेकिन उसमें भी स्पेशली पूछा है कि महिलाओं का क्या रोल रहा है। ठीक है, तो उसको अभी हम एक क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में आप हमको समझा देते हैं, फिर आपको डिटेल आंसरिंग कर देंगे। तो वही हमारा अप्रोच क्या होगा यहाँ पे देखेंगे। 1857 की भूमिका को स्पष्ट करेंगे उत्तर प्रदेश में। मुख्य भाग में महिलाओं का जो पूरा योगदान उसको बताएंगे, फिर निष्कर्ष लिख अपने आंसर को कंक्लूड करेंगे। फ्लो चार्ट के माध्यम से किस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको हम आपको बता दें। देखिए, सबसे पहले कि 1857 के विद्रोह में उत्तर प्रदेश की महिलाएं कौन कौन सी महिलाएं रही हैं उनका पहले यहाँ पर नाम मेंशन कर दें। इस तरीके से एक चार्ट बना देंगे तो होगा का एग्जामिनर को रीड करने में इजी होगी, जिससे आपके मार्क्स अच्छे हो जाएंगे। यही फ्लो चार्ट है जिसको कहा जाता है बार बार कि आप आंसर राइटिंग में यूज कीजिए। तो इंट्रो के बाद इस तरीके से बना लेंगे, चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। चाहे तो आप मैप के माध्यम से भी कर सकते हैं, उसको भी अभी हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए कौन कौन से लोग इसमें रहे। पहले तो रानी लक्ष्मीबाई आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद से एक नाम है झलकारी बाई का, बेगम हजरत महल लखनऊ से आप जानते ही हैं, इनके बारे में थोड़ा सा बताना है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी है ना, उदा देवी एक है। ठीक है, अजीजन बाई करके एक नाम आता है, कुमारी मैना नाम आता है ना, सरस्वती बाई लोधी। अब आप जब प्री का पढ़ते हैं ना दोस्तों, प्रीलिम्स का जब पढ़ते हैं तो उस समय आपको सिर्फ 2 ही नाम हमें जहाँ तक हमें लग रहा है, आप ये बेगम हजरत महल जानते होंगे और रानी लक्ष्मीबाई जानते होंगे, तो सिर्फ ये 2 पॉइंट्स तो काम चलेगा नहीं। अब यहाँ पे और भी जो उत्तर प्रदेश की महिलाएं हैं जिनका योगदान रहा है, बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं रही हैं, वो इन सब नाम हैं। ठीक है, जिसमें अजीजन बाई, कुमारी मैना, सरस्वती बाई लोधी, इन लोगों के बारे में भी हमें वहाँ पे मेंशन करना है। इस तरीके से इनके बारे में पूरी डिटेल कर देंगे, आंसर का मेन बॉडी तैयार हो जाएगा, कंक्लूजन कर देंगे। और उसके बाद से चाहे तो एक मैप बना के, जो हर बार हम आपसे कहते हैं ठीक है कि आप एक उत्तर प्रदेश का अगर आप देखें तो मैप ज़रूर बनाएं। ठीक है, मैप बना के अगर आप देखेंगे, ठीक, जो भी बने उसको बना के बॉक्स में कीजिए। हम हर बार आपसे कहते हैं उस पर लोकेट करना है, पॉइंट्स को लोकेट कर दीजिए कि यहाँ लखनऊ में ये, यहाँ बनारस, ठीक है बनारस, यहाँ पे कुशीनगर, तो जो जहाँ स्पॉटेड रहे उसको पहले भी हम इस चीज़ को बता चुके हैं, आप इस तरह से लोकेट कर लें। ठीक, तो एक क्वेश्चन का आंसर क्या आपको समझ में आ गया पूरे 6 क्वेश्चन की स्ट्रक्चर बॉर्डिंग। अब चलिए इसको डिटेल में आपको हम एक्सप्लेन कर। क्वेश्चन हो जाएगा हमारा ये उत्तर प्रदेश महिलाओं का योगदान। ठीक है, अप्रोच वही है जो हमने आपसे डिस्कस कर दिया कि अप्रोच किस तरीके से रहेंगे। फटाफट से इसको उत्तर को देखते हैं और उत्तर में इंट्रोडक्शन कैसे लिखा जाएगा उसको देखते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है, देखिए कि 1857, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। ठीक है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम, जिसने भारतीय इतिहास में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले आंदोलन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है इसने, जिसने ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीयों को जो विरोधी भावना को जागृत किया। उसके साथ साथ इसने विद्रोह में उत्तर प्रदेश की महिलाएं ने, ठीक है, महिलाओं ने इसमें एक बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। किस तरीके से स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया उसके बारे में यहाँ पे चीज़ें हैं। ठीक, तो ये एक साहसिक भूमिका निभाई संग्राम, महिलाओं ने अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई और स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक इंट्रो। इस इंट्रो में देखेंगे बेसिकली क्या है, इसको समझिए इंट्रो में कि हम उत्तर प्रदेश को पहले तो स्वतंत्रता संग्राम को बता रहे हैं कि हाँ भारत के इतिहास में हुआ है, उसमें उत्तर प्रदेश का योगदान रहा। उत्तर प्रदेश के योगदान के बाद साथ साथ देखेंगे उत्तर प्रदेश में जो महिलाएं थी वो किस तरीके से अलग अलग जगह से भारतीयों की भावनाओं को जागृत किया, है ना। तो इस तरीके से कंक्रीट आप एक इंट्रोडक्शन परिचय दे सकते हैं। अब बात करेंगे इसके जो जो अलग अलग आइडेंटिटी यानी पर्सनैलिटी थी। सबसे पहले बात करेंगे रानी लक्ष्मीबाई की। अंग्रेज़ों ने झांसी का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में कर लिया था, जिसके कारण लक्ष्मीबाई अंग्रेज़ों के विरुद्ध थी। यानी इनके जो दत्तक पुत्र थे उनको वो लोग राजा नहीं घोषित कर रहे थे, उसको लेकर इन्होंने लड़ाई लड़ी। 17 जून 1858 को लड़ते हुए ये शहीद हो गई। और इनके बारे में एक काफ़ी चर्चित पॉइंट है
इनकी वीरता को देखते हुए जनरल यूरोज ने कहा था कि वो सभी विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी। समझिए कि किस तरीके से, किस बहादुरी के साथ इन्होंने लड़ा था कि दुश्मन भी होता ना किस चीज़ को कहने पे मजबूर था कि हाँ वो थी, है ना। उनकी तारीफ़ में अपने शब्दों को कहा, उनके एफर्ट्स को देखा, किस तरीके से, किस बहादुरी के साथ उन्होंने लड़ा था। अगला नाम जो आता है दोस्तों झलकारी बाई का। ठीक है, झलकारी बाई ये रानी लक्ष्मीबाई की सेना में दुर्ग दल की मुखिया थी, दुर्ग दल की मुखिया थी और 1858 में अंग्रेजों द्वारा इन्हें फांसी दे दी गई थी। तो एक नाम में भी याद रखें, झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई से रिलेटेड है, उन्हीं के दल में ये एक मुखिया थी। ठीक है, अगला है उदा देवी। उदा देवी के बारे में बात करेंगे तो ये लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के महिला दस्ते की मुखिया थी। तो ये भी इसलिए इनका नाम बहुत चर्चा में नहीं रहा, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में लिखना होता आंसर राइटिंग तो इन सब नामों को हमें मेंशन करना पड़ेगा। सरस्वती बाई लोधी के बारे में बात करेंगे तो ललितपुर छावनी के सूबेदार अर्जुन सिंह की बेटी हैं, इन्होंने विद्रोह में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ठीक है, तो ये नाम जो सरस्वती बाई लोधी हैं ये सूबेदार अर्जुन सिंह की बेटी थी और इन्होंने विद्रोह में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। बेगम हजरत महल के बारे में तो सब जानते हैं, लखनऊ से इन्होंने 1857 विद्रोह का नेतृत्व किया। अंग्रेजी अधिकारी कॉम्पवेल का डटकर सामना किया जिसने विद्रोह को दबा दिया और बाद में जो है नेपाल शिफ्ट कर गए। ठीक है, नेपाल की तरफ चली गई ये और तात्या टोपे वो क्या कहते हैं उनका नाम नाना साहेब। ठीक है, वो लोग नेपाल चले गए। तो ये भी इनका नाम ये आता है इसमें। अगला नाम है जो अजीजन बाई का। अजीजन बाई कानपुर रहने वाली की वहाँ की एक वीरांगना थी। नाना साहब और तात्या टोपे के साथ इन्होंने 1857 की विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो अजीजन बाई किस कहाँ से हैं, कानपुर से थी और नाना साहब और तात्या टोपे के साथ मिलकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं। कुमारी मैना के बारे में बात करें, कुमारी मैना तो वे नाना साहब की दत्तक पुत्री थी। ठीक है, नाना साहब की दत्तक पुत्री हैं कुमारी मैना। और नाना साहब जब कानपुर में अंग्रेज उसको खिलाफ कर रहे थे, है ना, तो स्त्रियों बच्चों को गिरफ्तार करके ये सब किया था वहाँ पे, तो भेजने में वहाँ पे जो महिलाओं को वापस भेजने की योजना तय रही, कुमारी मैना ने इसमें दायित्व निभाया। यानी देखें कुमारी मैना जो कानपुर से रिलेटेड चीज़ें थी वहाँ पे स्त्रियों और बच्चों को देख रेख में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये तो हो गया दोस्तों, जो 4-5 नाम हैं आपको बता दिए। ठीक है, डिटेल में यहाँ पे सारे नाम। अभी कंक्लूजन की बात आती है तो इस कंक्लूजन में सिंपल सा आप लिख देंगे कि उत्तर प्रदेश के मिलिट्री 1857 संग्राम में शाह समर्थन के साथ अपना योगदान दिया और उपयुक्त तो उससे क्लियर ही है, जो उपयुक्त सारे नाम मेंशन किए स्वतंत्रता संग्राम को किस तरीके से इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उसको आगे बढ़ाया। ठीक है, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कल के क्वेश्चन के बारे में बता दें थोड़ा सा आपको। कल वाला क्वेश्चन जो है अयोध्या का राम मंदिर की वास्तुकला की विशेषता पर चर्चा करने पे आप इस क्वेश्चन को पढ़कर आइएगा अपनी तरफ से, फिर हम कल क्वेश्चन को डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो ये आज का आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ये वो सारे क्वेश्चन हैं और इन सारे क्वेश्चन को यहाँ पे एक बार रिवीजन कराया जा रहा है, क्योंकि बार बार रिवीजन ही आपके लिए क्या होगा, एक की होगा सक्सेस का। क्योंकि रिवीजन आप लोग तो करते नहीं है, ना ही लोग, कुछ ही लोग हैं जो यहाँ से आंसर लिख के इसका सेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो जो लोग आंसर सेंड कर रहे हैं उनका तो ठीक है, वो अपना प्रयास कर रहे हैं। जो लोग नहीं कर रहे हैं वो लोग यहाँ से रिवीजन जरूर कर लें। और एक बात बता दें कि आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ से जुड़ने के बाद आप अपने आंसर लिख के वहाँ सेंड कीजिए। ठीक है, वहाँ पर आपके आंसर को चेक किया जाएगा। ठीक है, जो उसमें गलतियाँ जो चीज़ें उसको बताई जाएंगी। तो कुछ मत कीजिए, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिलहाल तो इतना ही कीजिए कि जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है मेंस का जो क्वेश्चन, उसी क्वेश्चन के बार पढ़ के लिख के वहाँ सेंड कीजिए। ठीक है, तो जो नहीं जुड़े टेलीग्राम से जुड़े, पहले एक बार आप क्वेश्चन हमको बता दें कौन कौन से क्वेश्चन हैं और फिर उसको 1 बाय 1 करके ये कंपाइलेशन वीडियो आप वहाँ पे सारे क्वेश्चन को डिटेल में देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड था, उसके विस्तार के बारे में चर्चा किया गया है इसमें। दूसरे प्रश्न में उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले प्रमुख मेलों पर टिप्पणी की गई है, मेलों के बारे में उत्तर प्रदेश के। तीसरे क्वेश्चन में उत्तर प्रदेश के कला और संस्कृति के विकास में वाराणसी के योगदान पर चर्चा किया गया। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न हैं। अगले में जैन धर्म के विकास में उत्तर प्रदेश के योगदान पर चर्चा की गई है। 5वां प्रश्न में मथुरा कला शैली की विशेषताओं पे क्या किया गया है उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये है सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में आपको मिलेंगी, पूरे 5 प्रश्न। और जो भी आपके डाउट्स हों, ठीक है, उस डाउट को आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, है ना। और जो स्टैटिक पोर्शन चल रहा है आपका पेपर 5-6 का, ठीक है, उसको भी आप कवर अप कीजिए। प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज है उसको आप लगाइए। ठीक है, और फटाफट अपनी तैयारी को क्या कीजिए और मजबूत कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो क्वेश्चन है, कल हमने जो डिस्कस क्वेश्चन का आपको पहले बता दिया था। क्वेश्चन है आज का हमारा कि उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के संबंध में चर्चा कीजिए। ठीक है, एंड डिस्कस द एक्सटेंट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन स्प्रेड इन उत्तर प्रदेश। तो इसको चर्चा करने से पहले इसमें क्या क्या हमें देखना है, इसका हमारा अप्रोच क्या होगा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। कि शुरुआत में हम सबसे पहले बताएंगे
कि हड़प्पा सभ्यता का परिचय देंगे, ठीक है, और फिर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हड़प्पा सभ्यता के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद से निष्कर्ष लिखेंगे। तो ये चीज़ हो गई। अब देखिए, अब जब हमने आपको स्टैटिक पोर्शन में पढ़ाया था जीएस पेपर 5 के, ठीक है, वीडियो लेक्चर में, वहाँ हमने आपको पूरा हड़प्पा के बारे में एक्सप्लेन कर दिया था। अब उसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में कैसे लिखना है, यहाँ से हम आपको एकदम लिखना बताएंगे, ठीक है। उससे पहले आपको एक रफली स्केच पहले बता दें, इसको डिटेल डिस्कस करने से पहले आपको हम एक पहले रफली स्केच दिखाते हैं, ठीक है, कैसे इस आंसर को फ्रेम करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हम आपके लिए क्यों यहाँ पे इस तरीके से बना दिए हैं, ताकि आपको कॉपी में कैसे लिखा जाएगा इसके लिए आपको थोड़ा सा इजी रहेगा। देखिए, क्वेश्चन वही है कि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के संबंध चर्चा करना 8 नंबर का 125 शब्दों में। अब यहाँ पे आपके पास डिफरेंट तरीके हैं आंसर को रिप्रेजेंट करने के लिए। पहला चीज़, आप फ्लो चार्ट के माध्यम से देखिए, रूपरेखा में क्या करेंगे, परिचय तो दे देंगे हड़प्पा के बारे में, जो भी हम देखेंगे। आंसर का स्ट्रक्चर कैसे होगा आपके ओरिजिनल कॉपी में, तो वो उसके लिए हम आपको थोड़ा सा यहाँ पे गाइड कर दे रहे हैं किस तरीके से जो आपकी कॉपी, इस कॉपी में आप लिखना प्रारंभ करेंगे। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रमुख विस्तार ऐसे बना दिए एक, ठीक है, आलमगीरपुर एक साइट है मेरठ की, मांडी एक साइट है और हुलास एक साइट है। तो एक तरीका आपका ये होगा रिप्रेजेंट करने का, ऐसे बना के कुछ आप ना चार्ट के माध्यम से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे आंसर, तो भी आपके आंसर काफ़ी कंक्रीट होंगे और इस पे अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। दूसरा तरीका है, अगर आप मैप बनाना जानते हैं तो और अच्छी बात है, ठीक है, जैसे इस तरीके से मैप बना के आपको, हमने आपसे शुरू से कहा है कि मैपिंग आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है ना। और जीएस पेपर 5 और 6 के लिए हमने आपको एक अलग से वीडियो भी बता दिया था बना के, जिसमें कि जीएस पेपर 5 और 6 यूपी स्पेशल मेंस को कैसे कवर अप करें, है ना, उसके लिए क्या स्ट्रेटजी, कैसे आंसर राइटिंग करें, वो आपके जाके चैनल पर पड़ा, उसको आप देख लीजिएगा। अब यहाँ देखिए, हमने एक सिंपल सा मैप बनाया, ठीक है, उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश में अवस्थित प्रमुख हड़प्पन स्थल को यहाँ पे इंडिकेट कर दिया। मैप बनाने के बाद इसको बॉक्स में करना एकदम कंपलसरी है। उसके बाद ये मैप पे लोकेट कर दिया हुलास, मांडी, आलमगीरपुर और सुनौली, है ना, बागपत का, ठीक है। तो ये बागपत, आलमगीरपुर, मेरठ और ये मांडी, हुलास। तो अगर आप इसमें जैसे जगह का नाम अगर नहीं पता है तो कहाँ पे है तो उसको मेंशन ना करें, लेकिन बस पॉइंट अगर आपको पता है तो पॉइंट आप इसमें मेंशन कर दें। दोस्तों, ये सब एफर्ट आपको कैसा लग रहा है कि आपके लिए एक अलग से इतना प्रयास किया जा रहा है मेंस आंसर राइटिंग को लेके, एकदम जीरो से बेसिक्स आपको सिखाया जा रहा है। दोस्तों, आप अपने कमेंट को जरूर साझा कीजिएगा, जो भी आपके थॉट्स हैं, क्या आपको अच्छा लग रहा है, क्या चीज़ और सुधार करनी चाहिए, आप ज़रूर बताइएगा। आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है कि नहीं, तो प्लीज़ आपसे एक चीज़ ये है कि आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन आंसर का, हमने क्या बता दिया आपको, 2 फॉर्मेट बता दिया कॉपी में रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीके से। अब चलिए फटाफट से आंसर को देखते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन जो हमारा था हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के बारे में, सबसे पहले इसका हम देखेंगे एक मॉडल आंसर में इसका इंट्रो कैसे लिखा गया है। तो इसमें देखिए क्या बताया गया है कि उत्तर प्रदेश के बारे में, जब हड़प्पा के बारे में देखेंगे तो क्या है कि हड़प्पा सभ्यता जो है भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी, जिसका अधिकांश विस्तार पश्चिमोत्तर भारत में था। और उत्तर प्रदेश में सभ्यता के प्रमुख जो साइट्स हैं उसके बारे में यहाँ पर देखिए बताया गया है। जैसे कि हमने आपको बताया कि आलमगीरपुर मेरठ, बड़गांव सहारनपुर, हुलास सहारनपुर, ठीक है, मांडी मुजफ्फरनगर और सुनौली बागपत का। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये उत्तर प्रदेश के इसके इंपॉर्टेंट साइट हो गए। देखिए 2 ही लाइन में किस तरह कंक्रीट यहाँ पे बताया गया है कि हड़प्पन सभ्यता प्रथम नगरीय सभ्यता थी, जिसका अधिकांश भाग पश्चिमोत्तर भाग में है। यानी इसको क्या यहाँ पे डिस्कस किया है, ये जो मैप है ये तो खैर बना नहीं पाएंगे, बनाने के लिए जो मैप था हमने आपको बता दिया है, बस ये समझने के लिए यहाँ पर है कि किस तरीके से हड़प्पन सभ्यता का मोस्ट ऑफ द पार्ट ये पश्चिम भाग में एक्सपेंडेड था। उत्तर प्रदेश में जो चीज़ें यहाँ पे थी उसके बारे में हम लोग बता दिए हैं। अब क्या करेंगे यहाँ पे दोस्तों कि जो मेन बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें हम करेंगे कि आलमगीरपुर और हुलास, यानी आलमगीरपुर के बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी है उसको यहाँ पर हम फिट कर देंगे मेन स्ट्रक्चर के तौर पर। तो इसमें क्या हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख पुरातात्विक स्थल है। इसे परसाराम का खेड़ा के नाम से भी जाना जाता है आलमगीरपुर को, और ये यमुना नदी के किनारे हड़प्पा का एक स्थल है जो लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व में यहाँ पे चीज़ें मिली थी। खुदाई के दौरान यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिली हैं, प्रमुख खोजों में छत की टाइलें, कप, फूलदान, मोती और गाड़ियाँ जैसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, चीनी मिट्टी की बर्तनें भी यहाँ पे मिली हैं। तो ये चीज़ आपको उसमें मेंशन कर देना है। इस स्थल पर कुबड़ वाला बैल और टूटा हुआ तांबे का ब्लेड भी मिला है। तो अब देखिए कैसे मेंशन किया गया हड़प्पन साइट के बारे में। आलमगीरपुर पहला क्या कि ये कहाँ पर है, ठीक है, कौन सी साइट है, इसका कोई अन्य नाम है वो भी डिस्कस कर दिया। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिली इसको बता दिया। अब देखते हैं हुलास के बारे में। हुलास के बारे में जब हम बात करेंगे तो ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में स्थित हुलास उत्तरकालीन सिंधु सभ्यता का है।
यहाँ से प्राप्त कुछ मृद भांड अन्य स्थलों से प्राप्त हुए संदर्भ मृद भांडों से मिलते जुलते हैं, जिसमें कांच की, मिट्टी के बर्तन, ठीक है, मन के चूड़ियाँ, है ना, खिलौना, गाड़ी आदि मिलते हैं। तो ये हो गया हुलास के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में, ऐसा मतलब इसकी डिटेलिंग, ठीक है। मांडी के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन देखिए, ये मुजफ्फरनगर जिले में स्थित है ना, और जून 2000 में ग्रामीणों द्वारा एक प्राचीन खजाने की खोज की गई थी, ठीक है, जिसमें इसमें क्या क्या और चीज़ें मिली थी। इसमें मिला था खोज में लूट के लिए उल्लेखनीय, जिसमें पुराने खजाने वगैरह मिले थे, तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ से मिली। और यहाँ पे क्या मिले हैं, तो यहाँ पे खेत से जुताई के दौरान भारी मात्रा में सोने के सिक्के, और उसके साथ साथ क्या मिले हैं, मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे जो सारे पॉइंट्स हैं ये मांडी और हुलास और आलमगीरपुर से रिलेटेड हमने इसको कर दिया। अब यहाँ पे इसको कंक्लूड कर देते हैं। तो क्या होता है कि उपरोक्त विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि हड़प्पा का विस्तार जो है मुख्यतः उसके उत्तरवर्ती काल में उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ये क्या था, इधर विस्तारित था, ठीक है, जहाँ पर भारी मात्रा में क्या क्या प्राप्त हुए हैं, उनके मृदभांड, खिलौने आदि प्राप्त हुए हैं। तो ये था एक आपको स्ट्रक्चर, जैसे पूरे इस क्वेश्चन को हमने जब स्टार्ट किया था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का, ठीक है, विस्तार के बारे में, तो जो साइट्स हैं उनको आपको बता दिया कैसे लिखना है, और उसके साथ हमने एक रफ बना दिया कि किस तरीके से आप रिप्रेजेंट करेंगे, और इन सबको डिटेलिंग कर दी, और ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक है। हम आपको बताते हैं कि वो क्वेश्चन कैसे किस फॉर्मेट में लिखा जाए, कॉपी पे किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए, ये बताते हैं। देन उसके बाद से उसके पूरे परिचय और उसकी मेन बॉडी स्ट्रक्चर में कैसे कैसे चीज़ों को एक्सप्लेन करना रहता है, वो चीज़ हम आपको बताते हैं। तो फटाफट से देखिए यहाँ पे कि क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चंस हमारा ये, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा गया है हमसे कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले प्रमुख मेलों पर टिप्पणी कीजिए, ठीक है। तो ये वही हिस्ट्री का जो क्वेश्चन हम आपसे डिस्कस किए थे, है ना, टॉप 20 क्वेश्चंस जो आपके हिस्ट्री वर्स्ट के यूनिट फर्स्ट से क्वेश्चंस है वहीं से। तो चलिए क्वेश्चन में पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले प्रमुख मेलों पर टिप्पणी कीजिए। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा आंसर राइटिंग का, उसको पहले हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें लिखेंगे परिचय, इसमें मेलों के महत्व के बारे में थोड़ा सा बता देंगे, ठीक है, 25 से 30 शब्दों में। उसके बाद से उत्तर प्रदेश में जो प्रमुख मेले हैं उनका हम लोग विवरण के साथ मतलब एक्सप्लेन करते हुए कि कौन से मेले कहाँ हैं, क्या फीचर्स हैं उसके साथ कंप्लीट करेंगे, और देन उसके बाद से हमारा कंक्लूड करके ये आंसर कंप्लीट होगा। इसके दो तरीके हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये है जो आंसर रिप्रेजेंट करने का, पहला तरीका आपको बता दें कि इस तरीके से आप आंसर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, कॉपी में, कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले, है ना, उन मेलों में देखिए देव मेला, उसके बाद से कैलाश मेला, बटेश्वर मेला, रामनवमी मेला, शाकंभरी मेला, लठमार होली, नौचंदी मेला, ठीक है, माघ मेला, काम्पिल मेला, कुंभ एवं अर्धकुंभ मेला। इन मेलों के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन जब लिखेंगे तो उसमें ये भी बताएंगे, जैसे देव मेला बाराबंकी में लगता है, ठीक है, कैलाश मेला, बटेश्वर मेला आगरा का, है ना, रामनवमी मेला मेरठ, है ना, उसके बाद से नौचंदी मेला माघ में। तो इन सब की जगहों को वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, मेले के बारे में दो 4 लाइन होगा, वहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद से एक और तरीका इसको रिप्रेजेंट करने का मैप के माध्यम से, दूसरा तरीका भी हम आपको बता दे रहे हैं कि इस तरीके से आप कुछ इसको मैप पे रिप्रेजेंट का। दूसरा तरीका है कि आप इंट्रो लिखेंगे, इंट्रो लिखने के बाद से कॉपी में आप इसको इस तरीके से, अगर आपको मैप बनाना आता है, मैप बना लेते हैं आप अच्छे से, तो मैप बनाइए, ऐसे बॉक्स में कंप्लीट कीजिए इसको, और जो जगह पे जो मेले हैं उस मेले को ऐसे लोकेट कर दीजिए, उत्तर प्रदेश का मैप बना के, ऐसे ये रामनवमी मेला, देव मेला, कुंभ मेला, ठीक है। मैप में थोड़ी सी जगह लोकेट करने ऊपर नीचे हो सकती है, तो बहुत ज़्यादा उसका इशू नहीं है, बट इस चीज़ का ध्यान रहे कि हाँ हमने एक कंक्रीट रिप्रेजेंटेशन कर दिया है, क्योंकि आपके आंसर में जब कॉपी चेक की जाती है तो चेक करते टाइम यही देखा है, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी कॉपी का लुक कैसा, साफ़ सुथरी कॉपी है कि नहीं, है ना, और उसको मतलब देखते में एक अट्रैक्शन है कि नहीं। ये चीज़ें लोग कहते हैं कि इस पर नंबर नहीं रहता है, लेकिन वो चीज़ें ये मेंटली ना एग्जामिनर के दिमाग पे हिट करती हैं चीज़ें, कि किस तरीके से अभी आपके सामने कुछ गंदी परोस दी जाए वो कैसा लगेगा, एक को बहुत अच्छी चीज़ें सजा कर रखी है वो कैसा लगेगा। तो ये चीज़ें का आपका स्ट्रक्चर आंसर का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये था दोस्तों कि हमने आपको बता दिया कि मेले के बारे में किस तरीके से रिप्रेजेंट करना। पहला ये तरीका, दोनों एक साथ नहीं करेंगे, एक चीज़ ध्यान देंगे, कई स्टूडेंट्स की जब कॉपी आती है चेक करने के लिए उसमें देखते हैं तो दोनों इस जगह से तब लगता है ना कि इस जगह को फिल करने के लिए ये भी बना दिया आपने, जैसे मान ली कॉपी में यहाँ नीचे ये भी बना दिए, तो इससे क्या लगता है कि आपने कॉपी को फिल करने के लिए, जगह को भरने के लिए चीज़ को किया है। तो दोनों में से कोई एक चीज़ करेंगे, आपको जो सूटेबल लगे। हमने 2 तरीके बता दिए हैं, ठीक है, जो पॉसिबल है, जो एक अच्छा आंसर को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। अब चलिए फटाफट से हम आंसर के डिटेल में देखते हैं कि आंसर में क्या क्या इसमें करना है, ठीक है। अब यहाँ पे वही चीज़ देखना है हमको
कि दृष्टिकोण क्या आंसर का हमको पहले बता दिए कि पहले इसको महत्व को बताना है, फिर उत्तर प्रदेश के मेले के बारे में आपको बताना है और उचित निष्कर्ष लिख के आपको आंसर को कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो फटाफट देखिए पहले इसका इंट्रो क्या होगा। इंट्रो में हम देखेंगे, देखिए त्यौहार और मेले उत्तर प्रदेश की विविधता और परंपराओं को प्रतिबिंबित करते हैं। ठीक है, और समाज को एक साथ लाते हैं। इन अवसर पर लोग, जो मेला लगता है इन अवसर पर लोग क्या करते हैं, धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं। किसमें? धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेते हैं और आपसी संबंधों को क्या करते हैं, मजबूत करने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या? मेले। तो मेले के बारे में कंक्रीट यहाँ पे हुआ इंट्रो कि मेला क्या होता है। जब जो भी त्यौहार हैं, मेले हैं उत्तर प्रदेश के, वो विविधता और परंपराओं से भरे हुए हैं। ये ना, ये समाज में आपसी प्रेम सौहार्द को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, अगली हेडिंग में वही चीज़ अब हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे कि मेलों के बारे में। उत्तर प्रदेश के जो महत्वपूर्ण मेले हैं उसमें पहला मेला कुंभ और अर्धकुंभ का मेला। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल देखते हैं कुंभ और अर्धकुंभ के मेले के बारे में कि ये मेला भारत में कुंभ और अर्धकुंभ हरिद्वार, प्रयाग, नासिक और उज्जैन में मनाया जाता है। ठीक है, और यह सबसे बड़ा जो है ना हिंदू तीर्थ स्थल है। दूसरा पॉइंट में, यह हिंदू धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है जहाँ पे लाखों लोग आध्यात्मिक स्नान करने के लिए इकट्ठा होते हैं। ठीक है, इकट्ठा होते हैं। कुंभ मेला जो है कहाँ कहाँ पे लगता है उसको बता देंगे। नासिक में लगता है, ठीक है, प्रयागराज में, हरिद्वार और उज्जैन में हर 3 साल में लगता है। इन जगहों को मेंशन कर देंगे। यहाँ पे बारी बारी आयोजित होता है। ठीक है, और अर्ध कुंभ मेला जो है ये पूर्ण कुंभ मेले के मतलब हर 6 साल बाद उसमें लगता है, हरिद्वार में लगता है और प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। ठीक है, और एक पॉइंट, प्रत्येक 144 वर्ष पर महाकुंभ का आयोजन केवल प्रयागराज में होता है। एक स्पेसिफिक पॉइंट है, तो इसको मेंशन कर देंगे कि 144 वर्ष पर महाकुंभ का आयोजन केवल प्रयागराज में होता है। अगला मेले की बात करेंगे तो काम्पिल मेला, काम्पिल का। ठीक है, इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के एटा जिले में काशीगंज तहसील के काम्पिलिया नामक गांव में किया जाता है। ठीक है, काम्पिलिया नामक गांव में किया जाता है काम्पिल मेला। यह किस तरीके का मेला है, जो यह एक जैन मेला है और यह शहर जो है 13वें तीर्थंकर ब्राह्मण विमल नाथ की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है। यह मार्च में गंगा नदी के तट पर आयोजित होने वाला 5 दिवसीय मेला है। तो काम्पिल मेले के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन, 1-2 पॉइंट देखिए। वहाँ पे ना आंसर लिखते टाइम जरूरी नहीं कि आप इतने सारे पॉइंट, जैसे इसमें अगले में कुंभ मेले में 4 पॉइंट है, इसमें 3 पॉइंट है, तो 1 से 2 पॉइंट आप एरो बना के लिख देंगे, वो भी आपके लिए सफिशियंट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं माघ मेले के लिए। ठीक है, माघ मेला के बारे में देखेंगे। माघ मेला क्या है कि यह महीना माघ मेला जो है जनवरी या फरवरी के दौरान प्रयागराज में गंगा यमुना संगम पर लगता है। इसका उल्लेख जो है पुराणों और महाभारत में पौराणिक पुस्तकों में मिलता है। इसके लिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह नदी उत्सव का एक जो है हिस्सा है और इसके बारे में जो बृहस्पति विभिन्न राशियों के संक्रमण के बाद से जो एक पौराणिक कथा है, उसके हिसाब से इसको मनाया जाता है। ठीक है, इस माघ मेले का उल्लेख जो है संगम साहित्य में मिलता है। तमिल साहित्य जो संगम एज का साहित्य है उसमें भी इसका उल्लेख है। अगले मेले की बात करेंगे तो नौचंदी मेला। नौचंदी मेला क्या है? यह नौचंदी देवी की पूजा और संत सैयद सलार को श्रद्धांजलि देने के लिए आयोजित किया जाता है। और इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? तो मेरठ में किया जाता है। इसका आयोजन कहाँ पे किया जाता है दोस्तों? तो मेरठ में किया जाता है। ठीक, अगला इसमें है कि इस मेले के बारे में सांप्रदायिक सौहार्द की भावना को आत्मसात करने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। ठीक, और इसकी उत्पत्ति जो है 1672 ईस्वी में हुई, जब इसके मुख्य रूप से पशु व्यापारियों के लिए इसको आयोजन किया जाता है। 1 दिवस के रूप में आयोजित किया जाता था। इसके बाद से हर साल विभिन्न गतिविधियों को मतलब जो भी करने के लिए 2 पॉइंट इसमें क्या याद रखेंगे कि यह नौचंदी मेला जो है नौचंदी देवी की पूजा है, सैयद सलार का मेला है। ठीक है, और मेरठ में मनाया जाता है नौचंदी मेला। इतना पॉइंट अगर लिख देंगे तब भी आपके लिए सफिशिएंट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं देव मेला की। ठीक है, देव मेला ये कहाँ लगता है? बाराबंकी में लगता है। ठीक है, बाराबंकी जिले में लगता है देवा मेला। ये एक वार्षिक उत्सव है और यह एक सांप्रदायिक सौहार्द की भावना दिखाने के लिए अक्टूबर-नवंबर माह में मनाया जाता है। इस मेले का मुख्य आकर्षण पशु मेला है जो कुशल शिल्पकारों के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, किनके उस पर मनाया जाता है ये? तो वहाँ पे जो है बाराबंकी में हाजी वारिस अली शाह की एक प्रतिष्ठित दरगाह है। ठीक है, वहाँ पे ये मनाया जाता है। तो हाजी वारिस अली की दरगाह पे मनाया जाता है कौन सा मेला? देवा मेला। ठीक है, देवा मेला बाराबंकी। अगला मेला देखेंगे कैलाश मेला। ठीक है, कैलाश मेला में क्या है? यह कैलाश मेला आगरा में भगवान शिव के सम्मान में मनाया जाता है। प्रचलित कथा के अनुसार जो भी शिव स्वयंवर यहाँ पर पत्थर के लिंक रूप में जो उसकी स्पेसिफिक बता रही है भगवान शिव के बारे में है, अगर है तो उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ यहाँ पर रहा होगा। ठीक है, इस मेले का आयोजन अगर हम बात करें तो जहाँ न केवल मंदिर बल्कि यहाँ पे बहुत सारी और चीज़ें भी बल्कि सड़कें भी सजाई जाती हैं और खिलौने, भोजन, मिठाई आदि यहाँ पे बांटा जाता है। ठीक,
आभूषण की अस्थायी दुकान, तो ठीक है मेला तो लगेगा। ध्यान क्या रखना है, कैलाश मेले में, कैलाश मेला पॉइंट याद रखेंगे कि भगवान शिव से रिलेटेड है और ये मनाया जाता है कहाँ पे, आगरा में, ठीक। और मेला लगेगा तो विभिन्न तरह की गतिविधियाँ वहाँ पे तो होंगे ही। अगला पॉइंट है बटेश्वर मेला। बटेश्वर मेला ये भी आगरा जिले में लगता है, यमुना नदी के तट पर। ये आध्यात्मिक मेला है। इसके बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन है, सांस्कृतिक केंद्र, ठीक है। यह मेला जो है अक्टूबर नवंबर में लगता है और यहाँ पे जो है इस स्थान के बारे में जो क्या इन्फॉर्मेशन है कि देवताओं को समर्पित यहाँ पे 108 मंदिर है। तो बटेश्वर मेला कहाँ पे, आगरा में, और यमुना नदी के तट पर मनाया जाने वाला ये एक त्यौहार है, ठीक। इसमें और क्या है कि यहाँ बड़ी संख्या में भगवान शिव की पूजा करने के लिए भक्त यमुना में डुबकी लगाते हैं। पशु मेला भी इसको कहा जाता है, यहाँ पर आयोजित होता है। तो ठीक है, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। और क्या पॉइंट देखेंगे इसमें, रामनवमी। रामनवमी ये चैत्र महीने मनाया जाने वाला है, विशेषकर अयोध्या में। यह भगवान राम के जन्मोत्सव पर मनाया जाता है रामनवमी, ठीक है। तो अयोध्या से रिलेटेड शाकंभरी मेला सहारनपुर, ठीक है, जिसमें सहारनपुर में स्थित एक शक्तिपीठ है, वहाँ पे मनाया जाता है शाकंभरी देवी का मेला। और इसका अर्थ है कि देवी शाकंभरी इसका उनका निवास है वहाँ पे। यहाँ पे 2 मंदिर हैं, ठीक। तो इतना नहीं इसमें ध्यान देना, बस यहाँ पे देखना है कि भैरव का भी यहाँ पे भैरव देवता का भी एक मंदिर है। तो ये 2-3 पॉइंट आप इसमें शाकंभरी मेले में याद रखेंगे, ठीक है। लट्ठमार होली के बारे में थोड़ा सा देख लें। लट्ठमार होली क्या है, ये तो मथुरा जिले में जो मनाया जाता है, बरसाना और नंदगांव में, शहरों में। और इसमें राधा कृष्ण नगरी के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे पौराणिक बहुत सारी कथाएं हैं भगवान कृष्ण को लेके, और उनसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो ये लट्ठमार होली हो गया, ठीक है। तो ये था जो भी इन सारे मेलों के बारे में एक डिटेल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और वही अब यहाँ पे निष्कर्ष की बात करेंगे तो निष्कर्ष में वही लिख देंगे कि उत्तर प्रदेश के मेले जो है आपसी प्रेम सौहार्द भावना को रिप्रेजेंट करते हैं। और इन मेलों के आयोजन से जो है, ठीक है, यहाँ की इकोनॉमी को काफ़ी सपोर्ट मिलता है। इस तरह के लोकल लेवल पे भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, लोगों का रोज़गार बना रहता है। इस तरह की चीज़ें करके इसको कंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। ये तो थर्ड आज का कि उत्तर प्रदेश के कला और संस्कृति के विकास में जो वाराणसी है इसके योगदान पर चर्चा कीजिए। यानी उत्तर प्रदेश का जो विकास हुआ है दोस्तों, उसमें वाराणसी किस तरीके से अपना कला और संस्कृति के क्षेत्र में या फिर अदर एस्पेक्ट्स में किस तरीके से वाराणसी का योगदान रहा है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले होगा क्या हमारा आंसर में परिचय, वाराणसी के बारे में एक छोटा सा परिचय लिखेंगे। उसके बाद से जो आंसर शीट की हमारी डेली का रूटीन है कि जिस तरीके से आंसर को हम लोग यहाँ समझते हैं उसको देखेंगे कि यहाँ पे वाराणसी का योगदान, चाहे आप इस तरीके से एक माइंड मैप बनाएं या फिर फ्लो चार्ट बनाएं, जिसमें एक सेगमेंट हम कर देंगे धार्मिक योगदान, ठीक है। धार्मिक योगदान के बाद से एक बनाएंगे पॉइंट हम यहाँ पे संगीत एवं साहित्य का योगदान, ठीक है। इस क्षेत्र में कला और शिल्प कला का किस तरीके से केंद्र रहा है बनारस। और एक एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे यहाँ पे टूरिज़्म को लेकर, ठीक है। टूरिज़्म अगर आपको इस चीज़ को भी ऐड कर देंगे तो टूरिज़्म को प्रमोट कर, इकॉनमी को प्रमोट कर एक पॉइंट आपको और मिल जाएगा। हालांकि क्वेश्चन में इस चीज़ को स्पेसिफिक 2 चीज़ पूछा हुआ है तो उस पर भी कंसंट्रेट रह सकते हैं। और एक जो चीज़ है कि सर्व विद्या सर्व ज्ञान की राजधानी, ठीक है। किस तरीके से यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बनारस जो है पुरातन संस्कृति को समेटे हुए विश्व कल्चरल हेरिटेज की राजधानी बनी हुई है। और इसको एक क्या करें, एक छोटा सा मैप बना के इसको मैप पे क्या कर सकते हैं, इस तरीके से उत्तर प्रदेश के मैप बना के बनारस को एलोकेट कर देंगे। बुद्धिज़्म को भी काफ़ी यहाँ पे प्रमोट किया है बनारस ने, मतलब यहाँ पे उसका आप एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पे उसका प्रचार प्रसार हुआ है ना। और फाइनली क्या करेंगे, निष्कर्ष लिख देंगे। तो ये जो क्वेश्चन हमारा है आज का, अगर आप देखेंगे तो ये मैच कर रहा है किस तरह के क्वेश्चन से, उत्तर प्रदेश के प्राचीन शहर से, ठीक है। उत्तर प्रदेश के प्राचीन शहर से इसमें हमने और सारे क्वेश्चन करा रखे हैं तो आपको थोड़ा सा उस पर बता दें हम। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे तो ये तो हम निष्कर्ष लिख लेंगे और ये मैप बना देंगे। उसके साथ यहाँ से क्वेश्चन और क्या बनते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्राचीन शहर, एक डेली आंसर राइटिंग सेशन में जो हमारा एक अलग से प्रोग्राम है डेली आंसर राइटिंग सेशन में, उसमें हमने अयोध्या के बारे में ऐसे डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। अयोध्या के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, किस तरीके से अयोध्या का कल्चरल और राजनीतिक पॉलिटिकल इसका महत्व है। इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं। एक तो वाराणसी और एक प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के प्राचीन शहरों में कन्नौज, ठीक है, श्रावस्ती और कुशीनगर जो बुद्धा के महापरिनिर्वाण स्थल से संबंधित है, ठीक है। और इसमें देखेंगे अगर आप तो प्रयागराज एक बार इसके महत्व को पूछा जा चुका है, ठीक है। जीएस में ये मेंस में पूछा जा चुका है। इस समय मोस्ट प्रोबेबिलिटी क्या है, इसमें 2 चीज़ों की मोस्ट प्रोबेबिलिटी, एक तो बनारस की अगर बात करें तो बनारस की और दूसरा अयोध्या की। अयोध्या पे क्वेश्चन हम कर चुके हैं डेली आंसर राइटिंग सीरीज में और आज कंप्लीट कर लेंगे बनारस को, ठीक है। अब चलिए फटाफट से देखेंगे अपने क्वेश्चन आंसर के सीरीज के इस डिटेल में, ठीक है।
तो ये हमारा क्वेश्चन आज हम यहाँ से इसको डिटेल में देखेंगे। डिटेल में क्या है कि उत्तर प्रदेश की कला संस्कृति विकास पर चर्चा करना, दृष्टिकोण क्या, किस तरीके से क्वेश्चन का अप्रोच है वो बता दे रहे हैं। क्वेश्चन का अप्रोच जो है भूमिका, पहले वाराणसी के बारे में कुछ हम कंक्रीट एक इंट्रो देंगे, उसके बाद से इसके संस्कृति विकास के योगदान पर चर्चा करेंगे और फाइनली एक कंक्लूजन लिखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके साथ, है ना, उत्तर इसका। सबसे पहले इसका देखेंगे इंट्रो। इंट्रो में देखिए क्या है कि वाराणसी जो उत्तर प्रदेश की सबसे प्राचीन नगरी है, ठीक है, प्राचीन प्रसिद्ध नगरी, कला और संस्कृति के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, ठीक है। कला और विकास के महत्वपूर्ण इस शहर का अगर बात करें प्राचीन इतिहास, धार्मिक महत्व, सांस्कृतिक समृद्धि, उत्तर प्रदेश के कला और विकास के उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी अगर हम बात करें कि बनारस की, तो इसने किस तरीके से उत्तर प्रदेश के विकास में इसने डिफरेंट तरीके से अपनी चीज़ों को रखा है, ठीक है। धार्मिक योगदान के बारे में बात करेंगे, पहला योगदान के बारे में बात करेंगे जो इसका धार्मिक योगदान है, ठीक है। धार्मिक तौर पर इसका क्या योगदान रहा है, तो बनारस को आप जानते ही हैं काशी नगरी, ठीक है। तो बनारस भारतीय संस्कृति का प्रमुख धार्मिक केंद्र रहा है, जहाँ गंगा नदी के तट पर कई प्रमुख घाट है ना, और इसको आध्यात्मिक नगरी। यहाँ के मंदिरों को अगर बात करें तो मंदिरों के यहाँ के मंदिरों और धार्मिक अध्यात्म को लेकर गतिविधियाँ, पूजा अर्चना के प्रमुख स्थल है यहाँ पे, और उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक को ये समृद्ध करता है, ठीक है। उसको यहाँ पे देखिए बुद्ध से रिलेटेड यहाँ पे क्या है कि सारनाथ, जहाँ बौद्ध तीर्थ स्थल है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, ठीक है। तो ये तो हो गया इसके धार्मिक योगदान के बारे में। धार्मिक योगदान के बारे में 2-3 चीज़ें क्या हमको ध्यान रखना है कि भारतीय संस्कृति का एक धार्मिक केंद्र रहा है। यहाँ पे प्रमुख जो घाट हैं, मंदिर हैं, किस तरीके से आध्यात्मिक गतिविधियों को सजे हुए हैं, और सारनाथ का बौद्ध तीर्थ स्थल, यहाँ पे गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश स्थल है। कला और शिल्प कला के बारे में बात करें अगर हम यहाँ पे, कला और शिल्प कला का केंद्र किस तरीके से, तो वाराणसी ने 1000 वर्षों से कला और शिल्प कला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यहाँ के अगर बात करें बाज़ार में जो रेशम की बुनाई, उसके साथ साथ हस्तशिल्प, लकड़ी के खिलौने, है ना, पीतल के बर्तन, पत्थर की नक्काशी आदि मिलती है। यहाँ की जो मोस्ट फेमस चीज़ें हैं कला के क्षेत्र में देखेंगे, बनारस की रेशम की साड़ियाँ जो उत्पादन करती है, जिसको जीआई टैग भी मिल चुका है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, संगीत और साहित्य के बारे में, तो यहाँ पे बहुत सारे घराने जो रहे हैं वो यहाँ पे डेवलप हुए हैं। जैसे वाराणसी ने कला को लेके शिल्प कला के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यहाँ के बाज़ारों में ये पॉइंट हो गया, ठीक है। संगीत वाला देखना था मैं ना। वाराणसी संगीत और वाद्य साहित्य के लिए एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ पर भारतीय संगीत शास्त्र के उत्कृष्ट गायक और वादक उत्पन्न हुए, जिसमें वाराणसी गायन और की इसकी गायकी परंपरा लोकप्रिय रही है। इस लोक संगीत के क्षेत्र में अगर देखेंगे तो रामलीला एक प्रसिद्ध समृद्ध भंडार है, जिसमें संगीत, मेला, महोत्सव आदि त्योहारों, अखाड़ों पर इसको आयोजित किया जाता है। खेल के पारंपरिक बात में करें तो यहाँ पे प्रसिद्ध सितार वादक और संगीतज्ञ पंडित रविशंकर, है ना, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खां एक प्रतिष्ठित शहनाई वादक, शास्त्रीय गिरजा देवी, ठीक है। शास्त्रीय ये नृत्यकार जो गिरजा देवी हैं, इनका भी संबंध बनारस से रहा है। ये संगीत और साहित्य के क्षेत्र में इसका योगदान हो गया। अब बात करते हैं इसके जो लास्ट पॉइंट है हमारा यहाँ पे, जो हमने डिस्कस करा था क्या कि सर्व विद्या और ज्ञान की राजधानी। तो भारत में प्राचीन जो शिक्षा का केंद्र रहा है ये बनारस में रहा है। आप देखेंगे प्रमुख शास्त्रार्थ, महान विद्वान से लेके, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें उस टाइम पे आयोजित की गई, जैसे महान विद्वानों का विश्वविद्यालय, कॉलेज, स्कूल, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आयोजित होती रही समय समय पर। मदरसा, पाठशाला, है ना, गुरु शिष्य की परंपरा, महाकाव्य पे प्रसिद्ध साहित्यिक कार्य, ठीक है, भाषा बोलियों को लेके, समाचार पत्र, पत्रिका, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रही हैं। वार्षिक उत्सव में यहाँ पे क्या मनाया जाता है अगर देखेंगे तो वाराणसी के विभिन्न सांस्कृतिक धार्मिक उत्सव का आयोजन किया जाता है, जैसे कि काशी तमिल महोत्सव संघ हो गया, अन्य धार्मिक उत्सव और इसके सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया इसके बारे में। इसके बारे में थोड़ा सा लास्ट कंक्लूजन क्या लिखेंगे, एक चीज़ में मेंशन कर देंगे कि इसको हाल ही में अभी करंट अफेयर से अगर रिलेट करें तो SCO ने इसको अपनी राजधानी बनाया था, SCO शंघाई कॉरपोरेशन ने। तो यहाँ पर देखिए वाराणसी के आसपास संस्थान, स्वतंत्रता संग्राम, शहीदों कहानी, काशी राज का इतिहास, है ना, सारनाथ इतिहास, मिर्ज़ापुर से रिलेटेड, मिर्ज़ापुर के बदोई कालीन का इतिहास, प्रसिद्ध यात्रियों के निजाम, पर्यटक, है ना। तो ये बहुत सारे अनेक पैमाने पर टूरिज़्म को विकसित करते हुए, है ना, सांस्कृतिक और धार्मिक कल्चर को निरंतरता को बनाए रखे हुए है, और इसकी पहचान अद्भुत अलौकिक महत्व प्रदान करता है। तो ये तो हो गया इसके बारे में एक कंप्लीट डिटेल जिसको हमने यहाँ पे चर्चा की है, ठीक है। बता दें
कि UPPCS के लिए दोनों चीज़ें एक साथ पैरेलल डेट जिस तरीके से आ गई है वो दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आप ही लोग की डिमांड पे यहाँ पे UPPCS के लिए प्रीलिम्स के लिए GS की कंप्लीट टेस्ट सीरीज अगर आपको यहाँ चीज़ें प्रोवाइड करा दी हैं तो उसका लाभ आप ज़रूर लें, ये आपके प्रिपरेशन को ज़रूर बूस्ट करेगा, ठीक है। और इसमें हम आपको बताएं सारे सब्जेक्ट वाइज जितने सारे सब्जेक्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं उन सबका कंप्लीट यहाँ पे प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। अब तक में देखेंगे तो भूगोल का हो गया है, ठीक है, उत्तर प्रदेश हो गया और ये पॉलिटी चल रहा है, ठीक है, करंट अफेयर भी आपको यहाँ प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो दोस्तों आप अपनी पढ़ाई को अपने साथ जारी रखिए, ठीक है, जो अपना पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ अगर आप इस चैनल के माध्यम से जुड़े रहेंगे अगले 1-2 महीने में आप अपने अंदर बदलाव पाएंगे। मेरा पूर्ण विश्वास है, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको चीज़ें मेंस, ठीक है, मेंस की भी आपको तैयारी कराई जा रही है और प्री की भी, तो दोनों आपको एक साथ यहाँ पे करने को मिल जाएगा। तो इसलिए करें, जो भी दोस्त अब इस चीज़ को नहीं देखें फटाफट से जाइए देखिए और आपके जो भी सुझाव हैं वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम आपको क्या करते हैं कि आंसर राइटिंग कॉपी में किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, क्या इसका स्ट्रक्चर होगा, उसको हम बताते हैं। देन इसके बाद से क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन आज का हमारा डे 4 का क्या है कि जैन धर्म के विकास में, ठीक है, जैन धर्म के विकास में उत्तर प्रदेश का क्या योगदान रहा है, इस पर चर्चा करना है। तो सबसे पहले तो पता इसका दृष्टिकोण क्या होगा, मतलब हम इसका अप्रोच क्या होगा, किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग हैंडल करेंगे। तो उसमें सबसे पहले देखिए कि भूमिका लिखेंगे, जैन धर्म के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश में मुख्य जैन धर्म के स्थल कौन कौन से उनका उल्लेख करते हुए उसको हम लोग एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे क्वेश्चन के, ठीक है। ये क्वेश्चन जो आपका है 8 मार्क्स का है, क्वेश्चन जो आपका है 8 मार्क्स का है, 2 पेज में लिखना है लगभग 125 शब्द में। और एक के साथ साथ एक चीज़ बता देना है कि यहाँ पे इसी तरीके से सेम क्वेश्चन एक बन जाएगा यहाँ पे बौद्ध धर्म से लेके, ठीक है। तो इसको आप लोग खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा और प्रैक्टिस करके लिखने के बाद से अगर आप लोग जहाँ तो टेलीग्राम पे सेंड कर सकते हैं। जो लोग नहीं जुड़े हैं लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर आपको इसको क्वेश्चन को लिख के आप भेज सकते हैं। तो ये भी क्वेश्चन किस तरीके से होगा, क्वेश्चन होगा कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका रही है, डिस्कस कीजिए। ये क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चंस के बारे में। कुछ इस तरीके से का आपका स्ट्रक्चर होगा क्वेश्चन का, ठीक है। स्ट्रक्चर में कि सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश में जो जैन धर्म संबंधित स्थान है कौन कौन से हैं, पहले स्थल के बारे में बात करेंगे, अयोध्या के बारे में, ठीक है। अयोध्या एक प्राचीन नगरी है, इसके बारे में हम लोग पहले से डिस्कस कर रखा है कि किस तरीके से अयोध्या विभिन्न धर्मों को लेके और प्राचीन भारत की संस्कृति को सजे हुए है। यहाँ पे आपको मिलेंगे ऋषभनाथ से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है। काशी वाराणसी की बात करें तो तीर्थंकर पार्श्वनाथ से रिलेटेड है। एक जगह है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में श्रावस्ती, ठीक है, यहाँ पे सांभवनाथ और महावीर से रिलेटेड चीज़ें हैं। उसके बाद से बात करेंगे कौशाम्बी की। कौशाम्बी में क्या है, प्रभास गिरी है, ठीक है। कौशाम्बी में क्या है, प्रभास गिरी है। तो ये जगह दोनों जैनिज्म बुद्धिज्म दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंस रखता है। उसके बाद से एक जगह है देवगढ़। देवगढ़ में शांतिनाथ मंदिर है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये क्या होगा दोस्तों, ये हो गया आपका कंप्लीट आज के क्वेश्चंस का एक स्ट्रक्चर। अब देखिए जब कभी आपको एग्जाम में टाइम भी ना रहे ना, तो आप इस तरीके, जब इन द केस की आपको टाइम कम पड़ रहा है, नहीं डिटेल लिख पा रहे हैं, फिर भी जब आप इस तरीके की स्ट्रक्चरिंग कर देंगे तो उस पर आपको नंबर कुछ ना कुछ मिल ही जाएंगे। तो बेहतर होगा कि क्वेश्चन को छोड़ने से अच्छा है कि आप इस तरीके से अटैम्प्ट करें। और आई होप सो कि इतने पिछले दिनों कुछ दिनों से जो लोग लगातार जुड़े हुए हैं वो इस आंसर राइटिंग सेशंस इतना समझ गए किस तरीके से क्वेश्चन को फ्रेम करना है। और जहाँ जहाँ पे कभी आपको बात करें मैप की ज़रूरत हो, ठीक है, मैप की ज़रूरत हो तो हम आपको बता चुके हैं कि मैप आपको कैसे बनाना है, ठीक है। आप मैप बना के भी यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं किसको, उत्तर प्रदेश को, ठीक है। तो आप ऐसे मैप बनाएंगे और इस तरीके से इसको बॉक्स में करेंगे। ज़्यादा बड़ा नहीं, जगह भरने के लिए एक छोटे से जगह में बनाइए और बना के इस पर जो भी जगह है उसको आप लोकेट करना चाहें तो लोकेट कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन को डिटेल में। देखिए क्वेश्चन को, ठीक है, वही यहाँ पे दृष्टिकोण उसके बारे में बात की गई कि भूमिका देना है स्थलों के बारे में, फिर निष्कर्ष देना है। सबसे पहले इंट्रो देखते हैं। इंट्रो में क्या होगा कि देखिए इंट्रो कंक्रीट होना चाहिए और 25 से 30 शब्दों का होना चाहिए। तो इसमें है क्या इंट्रो में कि जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है, ठीक है, जो भारतीय सभ्यता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस धर्म की मूल शिक्षाओं और अद्वितीय तत्वों के माध्यम से जैन धर्म, ठीक है, जैन धर्म साधारण जीवन के संबंध में नैतिकता, अहिंसा, समरसता, संयम और अन्य मूल्यों पर विश्वास करता है। यानी देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जैन धर्म एक प्राचीन धर्म है, ठीक है। अगर आपका डेट मेंशन करना चाहे तो मेंशन कर दे किस शताब्दी में ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और ये भारतीय सभ्यता का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, ठीक है, जिसकी धर्म
कि मूल शिक्षाओं से यहाँ पे सर्वसार्वजनिक जो जीवन है उसमें नैतिकता, अहिंसा, समरसता और इस तरह के गुणों को के मूल्यों पर लोग विश्वास करते हैं। ठीक है, अब जैन धर्म से संबंधित कौन कौन से स्थल है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में संबंधित स्थान? तो पहला स्थान हम बताया था आपको अयोध्या के बारे में। अब अयोध्या के बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखिए क्या क्या है अयोध्या के बारे में स्पेशल। तो अयोध्या के बारे में जो सबसे पहला चीज़ है पॉइंट वो ये है कि जैन धर्म के संस्थापक और पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ, ठीक है, जो ऋषभनाथ है जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, उनका यहाँ पे जन्म स्थान रहा है। ठीक है, जन्मस्थली रहा है, अयोध्या में उनका जन्म रहा है। ठीक है, जन्मस्थली। दूसरे नंबर बात करें कि अयोध्या जो है अन्य कितने तीर्थंकरों से रिलेटेड रहा है? तो अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ, ये क्रमशः दूसरे, पांचवें और चौथे तीर्थंकर रहे हैं। तो अगर इन लोगों का मेंशन नहीं भी करते तो भी काम चल जाएगा, लेकिन पहले तीर्थंकर ये ऋषभनाथ के बारे में आप मेंशन करेंगे अयोध्या से रिलेटेड। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम देखेंगे वाराणसी के बारे में। वाराणसी में क्या स्पेशल है? वाराणसी में देखिए बताया था आपको 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्मस्थल है। ठीक है, जो 872 ईसा पूर्व में हुआ था लगभग। और काशी 3 और तीर्थंकरों का जन्म स्थान है जिसमें पार्श्वनाथ, ठीक है, श्रेयसनाथ और क्रमशः 7वें और 11वें तीर्थंकर रहे हैं। ठीक है, बात करेंगे श्रावस्ती के बारे में दोस्तों। तो श्रावस्ती में क्या क्या इंपॉर्टेंट रहा है? श्रावस्ती में थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे पास देखेंगे कि जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर भगवान शंभवनाथ और 8वें तीर्थंकर भगवान चंद्र प्रभानाथ की जन्मस्थली रही है श्रावस्ती, है ना। और जैन धर्म कला में श्रावस्ती को चंद्रपुरी व चंद्रिकापुरी के नाम से जाना जाता है। ठीक, महावीर स्वामी ने भी यहाँ 1 वर्ष बिताए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हुआ था, महावीर स्वामी से भी रिलेटेड यहाँ पे पॉइंट मिल जा रहा है आपको। भगवान शंभवनाथ के गर्भ, जन्म और तपो ज्ञान कल्याण जो भी चीज़ें हुई हैं वो यहीं पे संपन्न हुई। कहाँ पे? श्रावस्ती में। तो श्रावस्ती यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे देवगढ़ के बारे में। देवगढ़ क्या है कि यहाँ पे जैन धर्म का प्रभाव बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्रों में देखा जा सकता है, जहाँ तक देवगढ़। ठीक है, देवगढ़ के बारे में क्या है, ये एक महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल है। ठीक, इस तरीके से यहाँ पर और क्या पॉइंट बनेगा कि इसमें किले में जैन मंदिरों का सबसे प्रसिद्ध जो मंदिर है वो शांतिनाथ का मंदिर है। इसे उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण जैन मंदिर धार्मिक स्थल माना जाता है, किसे? देवगढ़ को। ठीक है, बात करेंगे कौशाम्बी के बारे में। कौशाम्बी के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? यहाँ पे प्रभासगिरी एक प्रमुख धार्मिक स्थल है और जहाँ जैन धर्म के 6ठे तीर्थंकर पद्म प्रभु ने तप किया था। अब आप देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन आंसर राइटिंग में जो हमने आपको शुरू का फ्लो चार्ट बताया एक उसमें क्या था कि इन सारे पॉइंट्स को हमने मेंशन कर दिया था। तो इस तरीके से आपको एक कंक्रीट रिवीजन के लिए भी आपको समझ सकते हैं कि किस तरीके से रिवीजन का कंटेंट मिलना चाहिए, वो आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब उसी का क्या रहता है, यहाँ पे एलोबरेट कर देते हैं, चीज़ों को सेंटेंस बना के फ्रेम कर दें तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब देख लेते हैं इसका क्या हम लोग इसके कंक्लूजन के बारे में। ठीक है, कंक्लूजन के बारे में बात करेंगे जब, तो कंक्लूजन देख लीजिए कि देवगढ़ के अलावा राज्य में 3 जैन तीर्थ स्थल जो अन्य हैं, मेरठ, वाराणसी, मुजफ्फरनगर, बागपत, ठीक है, बटेश्वर, कामपिली। देखिए कामपिल सारनाथ, ठीक है, कामपिली जो संकिस्सा वाला है, इसके बारे में हम आपको अलग से बताया था, संकिस्सा जो फर्रुखाबाद में है, इसको भी आप मेंशन करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन ये किससे रिलेटेड है? ये बुद्धिज़्म से रिलेटेड था। ठीक है, तो ये सब क्या है, धार्मिक स्थल हैं और जहाँ पे हस्तिनापुर भी इसमें जैन धर्म के केंद्र के रूप में रहा है। तो फाइनली क्या कह सकते हैं? फाइनली हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जैन समाज ने अपने सांस्कृतिक और सामाजिक योगदान के माध्यम से धार्मिक और सामाजिक, ठीक है, के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, और इसको थोड़ा बहुत टूरिज़्म से भी जोड़ कर लिख दें कंक्लूजन में कि यहाँ पे जो जैन से रिलेटेड जो सारे स्थल है वहाँ पे टूरिज़्म को किस तरीके से बढ़ावा मिला है, तो भी आपके एक इस तरीके का क्या हो जाएगा, एक आपका कंक्रीट यहाँ पे निष्कर्ष हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, ये था आज के पूरे क्वेश्चंस के बारे में। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा, कई दोस्त जो कह रहे थे कि प्री और मेंस के, ठीक है ना, स्ट्रेटजी के बारे में, तो स्ट्रेटजी देखिए बहुत ज़्यादा उस पर वो फोकस नहीं करना, उस चीज़ को हम आपको एक बार फिर से डिस्कस कर देंगे, लेकिन यहाँ नहीं। फिलहाल तो इतना बता दें कि आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसमें प्री और मेंस को साथ लेके चलिएगा। ठीक है, मेंस के जीएस पेपर अगर 5 और 6 आपका तैयार हो जाता है अगले 1 से 1.5 महीने में, तो आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट होगा। ठीक है, इसके बाद से हम डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम के माध्यम से, जो डेली वाला प्रोग्राम है उसमें आपके जीएस 1 से लेके 6 तक मिक्स करा रहे हैं। ठीक है, मतलब कि रैंडम क्वेश्चन लेकर वहाँ पर हम आपको डिस्कस करा रहे हैं। ठीक, उसके साथ साथ अगर जो आर का दे रहे हैं उनके लिए एक अलग से सीरीज चलवा देंगे। ठीक है, जिसमें उनके लिए एक सेपरेट रहेगा। तो फिलहाल आप इस आंसर राइटिंग के सेशन पे फोकस कीजिए, जहां से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो आज के क्वेश्चन का जो ये सीन है
इसमें यह है कि देखिए क्वेश्चन पूछा है कि मथुरा कला की विशेषताओं का उल्लेख करना है। पॉइंट है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ इसमें फ्लो चार्ट की ज़रूरत नहीं है। सिंपल दृष्टिकोण वही रखना है कि आपको एक परिचय दे देना है, उसका विशेषता और निष्कर्ष। तो चलिए फटाफट से, ये एक स्टैटिक पार्ट का है ना, इसको देखते हैं किस तरीके से हम लोग इसको आंसर को कंप्लीट करेंगे कि मथुरा कला के जो कैरेक्टरिस्टिक उसको जानेंगे। दृष्टिकोण वही हमारा, इसमें एक परिचय, ठीक है, फिर उसकी विशेषताओं को, फिर इसमें यहाँ पे कंक्लूजन। तो चलिए फटाफट से देखते हैं इसके आंसर को, ठीक है। इसमें एक इंट्रो क्या है, इंट्रो के बारे में देखिए किस तरीके से, क्योंकि यूपी स्पेशल में पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन जो है हमारा यूपी स्पेशल में पूछा गया है, तो हम यूपी को दर्शाते हुए अपनी इंट्रोडक्शन को शुरू करेंगे, ठीक है, परिचय जो भी होगा। अब देखिए इसमें किस तरीके से स्टार्ट किया गया है। सबसे पहले कि उत्तर प्रदेश में कला प्राचीन काल से ही फलते फूलते रहे हैं, जिनमें चित्रकला, मूर्तिकला और हस्तशिल्प के विभिन्न प्रकार के रूपों में वो लोकप्रिय रहे हैं, ठीक है, और ये सदियों से प्रचलित है। कुल मिलाकर अगर देखें, उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक परंपराओं, मान्यताओं और कलात्मक अभिव्यक्तियों की एक जीवंत दस्तावेज है। यहाँ के लोगों की विविधता और एकता को दर्शाती है, जो यहाँ के लोग हैं उनकी विविधता एकता को दर्शाती है कला। और अपने दृष्टिकोण, व्यवहार, उत्सव, कलात्मक प्रयासों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के लोग भारत की संस्कृति विरासत को आकार देना और योगदान देना जारी रखते हैं। कुल मिलाकर इसमें इंट्रो में इस तरीके से बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश जो है ना, विभिन्न तरह की जो भी कला है ना, जिसमें आप चित्रकला, मूर्तिकला, हस्तशिल्प कला, उन सब का एक ना कंपाइलेशन रहा है। कंपाइलेशन से कि उन सबको सजोए हुए है। प्राचीन की संस्कृतियों को अगर आप देखें, उनकी मान्यताओं को देखें, तो उत्तर प्रदेश आज भी विविधताओं से भरा पड़ा है, ठीक है। और ये देश की, भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको सजोए हुए है, यानी उस चीज़ को एकदम संभाले हुए है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि इसी उत्तर प्रदेश में चाहे बौद्धिज़्म हो, है ना, बौद्धिज़्म हो, जैनिज़्म हो, बाकी अदर कोई डिफरेंट सेक्ट्स हो, धर्म हो, तो किस तरीके से यहाँ पे फलते फूलते चले आए हैं, तो उनमें उत्तर प्रदेश का किस तरीके से योगदान है। इसी क्रम में मथुरा कला को लेके इसमें ये सारी चीज़ें इसमें योगदान देती हैं। अब देखेंगे जो मथुरा कला की जो मेन स्ट्रक्चर है, उसमें मथुरा कला के बारे में कि मथुरा कला में कौन कौन सी पॉइंट है, मतलब अब बेसिकली यहाँ पे मथुरा कला का फीचर्स को हमको बताना है कि कौन कौन सी विशेषताएं हैं, किस तरीके से बनी है। तो सबसे पहले थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे दिखा दें कि मथुरा कला की जो मूर्ति है वो कुछ इस तरीके की दिखती है। मथुरा कला की जो मूर्ति है आपको इस फॉर्म में देखिए कि बुद्ध का, ठीक है। इसी को थोड़ा सा एलोबरेट करके लिखना है कि जिससे किस तरीके से इस पर कपड़े हैं, है ना, बुद्ध का ये एलोंगेटेड ईयर और ये डॉटेड हेड नॉट, ठीक है, पीछे हॉलो स्ट्रक्चर, ये पीछे का है ना, ठीक है, किस स्माइलिंग मुद्रा में, इसी सारी को डिस्क्राइब कर देना है, ठीक। तो आइए देखते हैं वन बाय वन करके इसकी मथुरा कला शैली के पॉइंट्स को। देखिए कि पहला पॉइंट है क्या है, मथुरा कला शैली गांधार और अमरावती के साथ साथ बौद्ध मूर्तिकला के 3 महत्वपूर्ण शैलियों में से एक है। यह कुषाण काल के दौरान फला फूला और उस समय अपने चरम सीमा पर पहुंच गया। तो मथुरा कला जो शैली है कि ठीक उसी प्रकार जिस तरीके से गांधार शैली है, अमरावती शैली है ना, तो उसमें बुद्ध की मूर्ति कला जो तीनों बनी उसमें एक ये महत्वपूर्ण योगदान रखता है। कौन? मथुरा कला शैली। और इसका जो पीक टेन्योर रहा है, काल रहा है, कुषाण काल के दौरान रहा है, अपने पीक पे था। मथुरा स्कूल का प्रभाव बौद्ध धर्म से आगे बढ़कर जैन धर्म, हिंदू धर्म, ठीक है, इन सब में फैला हुआ है। यानी मथुरा कला सिर्फ बौद्धिज़्म तक नहीं है, ठीक है, इसमें हिंदू धर्म, जैन धर्म आदि के भी चित्रण दर्शाए गए हैं। अब इसमें देखेंगे कि इसकी बोल्ड और बड़ी नक्काशी शामिल है, मतलब बॉडी में बोल्डनेस है ना, जिसमें मूर्ति कला की मात्रा चित्रतल से बाहर निकली हुई है, उभरी हुई है। मतलब अगर आप देखें तो देख के ही समझ में आएगा, जैसे होता है ना कि एक प्लेन में नहीं है, प्लेन से आउटेड दिख रहा है और बॉडी एकदम एलोंगेटेड, एक हष्ट पुष्ट बॉडी इसमें दिखाई गई है, ठीक। तो इस तरीके से देखिए, एक चीज़ और बताएं कि जब भी आप आर्ट एंड कल्चर की चीज़ों को पढ़ें ना, तो उसको इमेज के साथ कंपेयर करके, कोई चित्रकला है, मूर्ति कला है, तो उसको देख के जब उस साथ से पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा देर तक रिटर्न करने में आसानी होगी, ठीक है। तो ये होता है इसको थोड़ा सा ना पढ़ने का, सिर्फ अगर आप इस पॉइंट को रटेंगे ना तो चीज़ें भूल जाएंगे। अब उसको, उस मूर्ति कला को देख के हाँ इस तरीके से चीज़ें दिखाई गई हैं, तब तैयार करेंगे तो चीज़ें आपको बेहतर तैयार हो पाएंगी, ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं कि छवियों में गोल मुस्कुराते हुए चेहरे दिखाई दिए हैं, स्माइलिंग फेस। मूर्तियों के भारीपन में कमी दिखाई गई है ना। उसके साथ साथ क्या दिखाया गया है, देखेंगे कि कलाकारों ने विवरण पर बहुत ज़्यादा मूर्तियों के भारीपन में कमी दिखाई गई और कलाकारों ने विवरण पर बहुत ही
ध्यान दिया है, यानी जो उनके ड्रेसेस हैं उन सब पे बहुत अच्छे से उसको डिज़ाइन किया गया है। आकृतियों प्रधानों को दृश्यमान बनाया गया है, जो यानी कपड़े हैं उसमें विजिबल है, जिसमें अगर देखेंगे बुद्ध, यक्ष, यक्षिणी, शैव, वैष्णव, ये इंपॉर्टेंट है, जो एग्जांपल यहाँ भी हाईलाइटेड है ये इंपॉर्टेंट है कि बुद्ध ठीक है, यक्ष, यक्षिणी की मूर्तियाँ, शैव, वैष्णव देवताओं के चित्र भी अंकित हैं किसमें, मथुरा शैली में। ठीक, यानी बड़े पैमाने पर इनके नक्काशी के गया इसमें मिलते हैं। मथुरा शैली में मूर्ति निर्माण के लिए लाल धब्बे बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया। ये पॉइंट भी स्टार लगा के नोट कीजिएगा कि इसमें क्या नोट किया गया, लाल धब्बे बलुआ पत्थर का निर्माण। तथा देखेंगे समय के साथ दूसरी शताब्दी में क्या हुआ, यहाँ पे मूर्तियाँ अधिक कामुक, गोल मटोल और मांचल हो गई, यानी समय के साथ इसमें और निखार आया, आप कहें तो इसमें सुंदरता और बढ़ गई इसकी। तीसरी शताब्दी में जब बात करेंगे तो तीसरी शताब्दी में क्या हुआ, मूर्तिकला की मात्रा में परिवर्तन में अधिक सूक्ष्मता के साथ व्यवहार लाया गया, जिसमें इस शताब्दी में अगर देखेंगे तो मुद्रा के झुकाव, पैरों के बीच की दूरी, इन सब पर जोर दिया। मतलब क्या कहते हैं ना, बेसिकली इसमें और होता है ना कि जीवंत उदाहरण को उसमें सम्मिलित किया गया, मतलब उसके जो लुक है वो और अच्छे तरीके से उसको उभार के बनाया गया। अब देखेंगे लास्ट पॉइंट इसमें कि मथुरा कला शैली की एक प्रमुख विशेषता यह है कि आकृतियों सिर के चारों ओर प्रचुर मात्रा में सजाया गया है, यानी प्रभामंडल जिसे कहते हैं। प्रभामंडल क्या है, उससे सजाया गया है, जो उनकी दिव्य आभा और प्रतीकात्मकता को जोड़ता है। ठीक, ये प्रभामंडल है, आप ये समझिए, ये जो पीछे हॉलो स्फीयर है इससे सजाया गया है। अब देखिए इसमें जो कपड़े हैं, पहले बुद्ध की जो मूर्तियाँ रहती थी मतलब नेक्ड रहती, उस पर कपड़े उपड़े नहीं रहते थे। इस कला शैली में हल्के हल्के कपड़े को विजिबल आपको दिख रहा है ना, पैरों के बीच में डिफरेंस दिख रहा है, बॉडी एकदम है ना डुलडुल नहीं है, एकदम क्या कहते हैं चुस्त दुरुस्त एक बॉडी इसमें दिख रही है। ये इनके हेड डॉटेड एलोंगेटेड हियर होता है ना, कान का थोड़ा सा वो क्या कहते हैं लंबे कान है ना, इस तरीके से इस चीज़ को सजाया गया। तो ये सारे फीचर्स किस में है, मथुरा कला शैली का। आपको एक मोटा मोटी इसमें फटाफट से बताएं क्या कौन से पॉइंट पे आपको जो की पॉइंट है इसमें उसको ध्यान रखना है, की पॉइंट्स को। वो की पॉइंट आपको देखना है कि ये गांधार और अमरावती के साथ साथ बुद्ध मूर्ति कला के उदाहरण है। यहाँ पे कुषाण काल में इसका डेवलपमेंट हुआ है और इसमें जैन धर्म, हिंदू धर्म भी शामिल है। ठीक है, और इसमें बोल्ड और नक्काशी शामिल है, मतलब बॉडी का बहुत ही अच्छे तरीके से रिप्रेजेंटेशन, स्माइली फेस है। बुद्ध, यक्ष, यक्षिणी, शैव, वैष्णव धर्म के चित्रों को इसमें मेंशन किया गया है ना। और इसमें आगे चल के क्या किया गया, इसमें बारीकी से सूक्ष्मता पर भी ध्यान दिया गया है। ठीक, और पीछे एक प्रभामंडल है, यानी जो हॉलो चीज़ है उससे सजाया गया है। अब देखेंगे इसका लास्ट में हम इसका कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में क्या है, वही 2 पॉइंट कंक्लूजन यहाँ पे छोटा सा है कि मथुरा शैली, ठीक है, मथुरा शैली के बारे में अगर हम बात करें तो मथुरा शैली उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विकास का एक अनिवार्य हिस्सा बना हुआ है। प्राचीन भारतीय कलाकारों की कलात्मक उपलब्धियों का कौशल प्रमाण के रूप में खड़ा हुआ है। यानी आप अगर देखेंगे मथुरा कला शैली उत्तर प्रदेश में किस तरीके से सांस्कृतिक विरासत को सजोए हुए है ना। तो ये तो हो गया आपका एक कंक्रीट, क्या हो गया यहाँ पे आपका कंक्लूज़न। ठीक है, और इसके बाद से थोड़ा सा कल का क्वेश्चन हम आपको आज ही बता दे रहे हैं। कल का क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा, अगर आप पढ़ के आना चाहें तो पढ़ कर आइएगा कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में उत्तर प्रदेश की महिलाओं का क्या योगदान रहा है। कल इस क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में देखेंगे। और उसके साथ साथ थोड़ा सा कई लोग कमेंट थे कि कल वाले क्वेश्चन का रिवीजन, तो यहाँ पर शॉर्ट रिकैप में कल वाले क्वेश्चन का आपको एक बार सिर्फ आउटलाइन का रिवीजन करा दे रहे हैं। तो कल जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस किया था उसमें था जैन धर्म के विकास में उत्तर प्रदेश के योगदान पे। तो उसके साथ साथ क्वेश्चन आपको दिए थे बौद्ध धर्म से रिलेटेड। अगर आपने जिन लोगों ने इसको लिखा है, लिख के सबमिट किया टेलीग्राम पे, उनको हमने आंसर को देख लिया। आंसर को देखने के लिए आप क्या करते हैं, करने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ से पर्सनल मेंटरशिप ग्रुप है उसमें ज्वाइन हो जाए, वहाँ पर अपने आंसर को सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या था, जैन धर्म के बारे में देखना। तो स्पेशली कल में क्या देखे थे हम लोग, इसमें था कि उत्तर प्रदेश संबंधित कौन कौन सा स्थान थे। तो अयोध्या देखे थे, श्रावस्ती अयोध्या ऋषभनाथ से संबंधित था, श्रावस्ती में संभवनाथ और महावीर थे। कौशाम्बी था जिसमें प्रभासगिरी जगह था, देवगढ़ जिसमें शक्तिनाथ मंदिर है ना, शांतिनाथ मंदिर, काशीनाथ और इसमें पार्श्वनाथ। ठीक है, काशी वाराणसी से। तो ये सारे पॉइंट्स किससे रिलेटेड थे, कल वाले क्वेश्चन से, जो आपको आंसर में लिख के सबमिट करना था। ठीक है दोस्तों, जो साथी नए हैं और या फिर जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए कि इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पे कंप्लीट आपके लिए दोस्तों, कंप्लीट प्री और मेंस के लिए। ठीक है, जो बचे हुए समय का एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया जा सकता है उस तरीके से फ्रेम करके आपके यहाँ प्रोग्राम में दिया जा रहा है। पहला चीज़ कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड आपको घटना चक्र की जो 15,000 क्वेश्चन हैं उनको सेगमेंट वाइज, ठीक है, इतिहास, भूगोल, ठीक है, इस तरीके से सेगमेंट में बांट के यहाँ पे चीज़ें कराई जा रही हैं OMCQ प्रैक्टिस प्रीलिम्स के लिए। उसके बाद से अलग से टेस्ट सीरीज कराया जाएगा सब्जेक्ट वाइज,
कुछ टेस्ट सीरीज अपलोडेड है, उसको भी जाकर आप देख सकते हैं। और साथ जो आपका ये आंसर राइटिंग सीरीज चल रहा है तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको आप अभी अटेम्प्ट कर रहे हैं, है ना। और उसके साथ जो स्पेशल ये प्रोग्राम है स्टैटिक पोर्शन का, इसको आप जरूर कवर कीजिए। और जिन लोगों ने आंसर राइटिंग का ये बेसिक सेशन नहीं देखा, उसको जाकर जरूर देखिए कि किस तरीके से बिगिनर्स मेंस की आंसर राइटिंग को करें, किस तरीके से अपने आंसर राइटिंग को इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये सब सारी चीज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों जाके आप इस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है। मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।